एक तो आपको अपना नाम नहीं बताना, आपको अपना प्रोफेशन नहीं बताना, आपको अपना जेंडर नहीं बताना, और आप कहाँ से आए हो आपको ये नहीं बताना। बताओ आप कौन हो? स्वर विज्ञान क्या है, ये कैसे काम करता है, उसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है? हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हमारे ऑर्गन्स हैं। ब्रेथ हमारी नहीं है, ब्रेथ यूनिवर्सल है। हमारा माइंड भी हमारी बॉडी को चला सकता था, हमारी धड़कन भी हमारी बॉडी को चला सकती थी, तो हमारी सांसों को ही, हमारी ब्रेथ को ही रिमोट कंट्रोल क्यों दिया गया? और निकोला टेस्ला कह के गए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मैं अगर कोई एक भी प्रक्रिया मेरे पास हो और मैं किसी को वो देना चाहूँ तो यही बोलूंगा कि आंखें बंद करके ध्यान में बैठने का प्रोसेस शुरू कीजिए। अगर मुझे अपनी बुद्धि सही करनी है, अपना मन सही करना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मेरी फ्रीक्वेंसी से पहले मेरी चेतना का स्तर क्या होना चाहिए? मेरी चेतना चैतन्य के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, और उसका सबसे बड़ा टूल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपसे मिलने के बाद और बहुत अच्छी हो गई। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मैं जब भी पॉडकास्ट करती हूँ और जब उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, हर वीडियो पे एक ना एक कमेंट ज़रूर होता है, अनुराग ऋषि सर को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच। और क्योंकि फिर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर उन्होंने कहा है तो मुझे वो पूरा करना ही है। लाइव में भी जुड़ती हूँ तो भी कहते हैं मैम प्लीज़ अनुराग सर को बुला के लेके आइए, प्लीज़ उन्हें इनवाइट कीजिए, डिस्कस कीजिए। उन्होंने भी बहुत सारे मुझे टॉपिक्स देते हैं कि आप इन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। सर, जब भी स्वर विज्ञान की बात होती है ना, आपका चेहरा सामने आता है। ये कह सकते हैं कि अनुराग सर अच्छा वो स्वर विज्ञान के बारे में जो बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया में यंगस्टर्स में अगर किसी ने अवेयरनेस फैलाई है स्वर विज्ञान को लेकर तो वो आप हैं। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग स्वर विज्ञान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैंने आउट ऑफ द बॉक्स होकर कुछ भी पूछ सकती हूँ, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड को लेके हो, चाहे वो हीलिंग को लेके हो, चाहे वो स्वर विज्ञान को लेकर के हो, तो और या फिर कर्मा को जी। तो मन में है सवाल, वो आगे मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पॉडकास्ट के एंड तक ना लोग इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, उन्हें एक ऐसा नज़रिया मिले कि वो सिर्फ लाइफ को एक जीने तक सीमित ना रखे, वो लाइफ में समझे कि हमें किसके साथ अलाइन होना है। तो मैं वो चाहती हूँ कि पॉडकास्ट के एंड में उनको वो अलाइनमेंट मिले, वो एक पर्सपेक्टिव मिले, और यही मोटिव है मेरे भी पॉडकास्ट का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वर विज्ञान से। आज मैंने सवाल लिख लिए हैं, बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक और ब्रीफ में आप मुझे बताइएगा स्वर विज्ञान क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है? जी, मैंने जब पहली बार स्वर विज्ञान के बारे में पढ़ा तो कुछ एक दो स्वर शास्त्रों से मुझे इसके बारे में जानने का मौका मिला। तो काफ़ी साल पुरानी बात है, मैंने इसको जाना और मैंने कुछ प्रैक्टिसेस करनी शुरू की। अच्छा। और विज्ञान भैरव तंत्र में भी इसका कई जगह पर कुछ क्रियाओं का जिक्र होता है। जब भैरव भैरवी संवाद हो रहा है तो महादेव कुछ चर्चाएं करते हैं। तो उनको जानने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका प्रत्यक्ष का प्रमाण लिया जाए और मैं इनको प्रैक्टिस करके देखूं। तो जब स्वर को समझा, उसके विज्ञान को जाना और उनको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो समझ में आया कि जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो कहीं से निकल के आ सकता है वो स्वर विज्ञान से ही निकल के आ सकता है। और यही सबसे शुरुआत, इसी से सबसे पहले शुरुआत होती है जब माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि कोई आप इस जगत के उत्थान के लिए कोई ज्ञान देना चाहें तो वो क्या ज्ञान होगा? तो महादेव बोलते हैं वो स्वरों का ज्ञान होगा, वो स्वरों का विज्ञान होगा। असल में जिसको हमने सांस बोला है उसी को हम लोग स्वर बोलते हैं। अब स्वर जो है ये एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन हमें जिंदा भी रखे हुए है। हर एक स्वर बहुत सारे कंपोनेंट्स को हमारे बॉडी के अंदर लेकर के जाता है और हमारी बॉडी से उनको बाहर निकालता है। जैसे हमें समझ में आता है कि हम इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल बेसिकली एक शब्द है जिसके अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इस सांस में हमारे पास ऑक्सीजन भी है जो हमें हमारी इस फिजिकल बॉडी को जिंदा रखती है। इस सांस में हमारे पास पंच तत्व भी हैं जिनमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये सब तत्व आते हैं। इन सांसों में हमारे पास प्राण भी है जिसको आज डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के समय पर ईथर बोला जा रहा है कि ईथर वो एलिमेंट है जो एलिमेंट हमारे इन सांसों के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो यानी कि अगर हम स्वर विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझें तो एक निष्कर्ष निकलता है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, we are dimensional vibrational beings having this human experience through breath। मतलब हमें सांस मिलती है, यही हमको कनेक्ट करने का काम करती है, धरती पर जीवन देने का काम करती है। तो मुझे लगा कि अगर इन सांसों को समझकर इनको थोड़ा सा जिस प्रकार बताया गया है अगर उस प्रकार इनको साध लिया जाए तो जीवन का हर एक चैलेंज, हर एक चीज तक इंसान पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी साधना उसमें कितनी ज्यादा गहरी है।
तो स्वरों का ज्ञान विज्ञान ये कहता है कि अगर आप सांसों को एक पर्टिकुलर तरीके से साध लें, उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो आप जिस दिशा में चाहें उस तरीके से बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस यू आर डूइंग। अच्छा, मतलब ये आप ब्रेथ की जो बात कर रहे हैं, इसको मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लेते हैं, ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है। अगर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि स्वर से ही हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये वाइब्रेशन हमारे सराउंडिंग्स में है जिससे हम लोग ब्रेथ ले पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं चीज़ों को समझ, लेकिन ये एक हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, हम लोग इस चीज़ को इतना समझ नहीं पाए हैं। मुझे थोड़ा और गहराई से समझाइए कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो सांसों का इतना महत्व क्यों है? देखिए, बॉडी में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो करती ही सांसों के कारण है। जब आप जानते हैं, जब एक बेबी आता है इस दुनिया में, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको सांसें शुरू करवाई जाती हैं। उससे पहले उसका कोई भी इस यूनिवर्स, इस धरती के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उसको थप्पड़ लगाया जाता है और उसके जीवन की शुरुआत की जाती है उसकी सांसों को शुरू करके। और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमारी बॉडी डिके हो जाती है, तो भी हमारे पास ऑर्गन सही सलामत रहते हैं, इसलिए हमारे जाने के बाद भी उनको डोनेट किया जा सकता है। तो डिसकनेक्टिविटी हुई कहाँ से? हम इस दुनिया से कैसे चले गए? ब्रेथ से। यानी हमारी जो सांसें थी, जितना कार्यकाल हमको मिला था सांसों के माध्यम से, वो हमने पूरा किया। तो इसलिए सांसें वो माध्यम बनी जो हमको इस जीवन के साथ जोड़ती हैं, और सांसें ही वो माध्यम है जो हमको इस शरीर के साथ डिस्कनेक्ट करके हमको एक नए जीवन या नई यात्रा या नए जन्म के लिए भेजती हैं, और खुद फिर उस चेतना के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो सब इंपॉर्टेंट है, सब ऑर्गन सब, लेकिन वो वर्क किसके बेसिस पर कर रहे हैं? सांसों। आप पानी के बिना शायद हो सकता है 2-3 दिन निकाल लें, खाने के बिना हो सकता है 10-15 दिन निकाल लें, लेकिन सांसों के बिना कितने घंटे निकाल सकते हैं? सर, अगर मैं ये इसका एक सवाल पूछूं, सांसों को ही क्यों चुना? किसने? जैसे कि अगर हम लोग भगवान की बात करें कि उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी बनाई, ठीक है, उसमें सांस डाल दी, धड़कन डाल दी, ऑर्गन्स डाल दिए, सभी, सांसों को क्यों चुना? हमारा माइंड भी हमारी बॉडी को चला सकता था, हमारी धड़कन भी हमारी बॉडी को चला सकती थी, तो हमारी सांसों को ही, हमारी ब्रेथ को ही रिमोट कंट्रोल क्यों दिया गया? पहली बात तो इसमें 2 चीज़ों को मैं क्लियर करना चाहूँगा। हमारी ब्रेथ नहीं है, वो ब्रेथ है। ओके। हमारा दिमाग है, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हमारे ऑर्गन्स हैं। ब्रेथ हमारी नहीं है, ब्रेथ यूनिवर्सल है। ओके। ब्रेथ को आप देखिए ग्रहण कर रहे हैं और उसी को उसी फॉर्म में वापस कर दे रहे हैं। तो जो ये शरीर बनाया गया, इस शरीर को एक मशीन की तरह देखिए, अगर आप थोड़ा सा समझने की अगर हम इसको कोशिश करें, तो यहां पर वो जो ब्रेथ है वो इस बॉडी को एनर्जी देती है, और फिर जैसे एक कोई भी चीज हमारे शरीर, ब्रेथ के थ्रू वो जो हमारे शरीर में जाती है, वो पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करके उससे जो प्रोसेस हुआ उससे लेकर के वापस आती है। अब अगर वही चीज हमारे शरीर में स्थित होती, मान लीजिए दिमाग को पूरा कंट्रोल दिया होता कि सांस लेनी नहीं पड़ेगी, तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, जो पूरा शरीर डिके कर रहा है, क्योंकि वी आर मॉर्टल बीइंग्स, हमको इस दुनिया से जाना है, उसका मतलब है कि हमारे सिर्फ सेल नहीं बल्कि हमारी बॉडी का हर एक चीज डिके कर रहा है, और जो चीज डिके कर रही है वो कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। वो हमारे सेल लगातार रिन्यू हो रहे हैं, हर 6 महीने में पूरा शरीर बदल जाता है, हर 30 दिन के अंदर हमारे स्किन सेल्स बदल जाते हैं। तो ये जो बदल रहे हैं, पुराने सेल्स डेड हो रहे हैं, वो मटेरियल छोड़ रहे हैं, उससे कुछ लिक्विड निकल रहा है, उससे कुछ गैसेस निकल रही हैं, इनके ऊपर काम कौन करता? अगर वो हमारे शरीर के अंदर का ही ऑर्गन होता, तो फिर प्रश्न ये आता है कि फिर हमको कोई व्यवस्था ही ना बनाई होती खाने की, फिर हमको व्यवस्था ही ना बनाई होती टॉयलेट जाने की या वॉशरूम जाने की, कोई व्यवस्था ही ना होती। तो ये जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में अगर अंदर उनका कंट्रोल दिया होता, तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम, ये जो मॉर्टल बीइंग्स हैं, उनके पास ये सब चीजें मतलब निकालने के लिए या उनको एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास कोई टूल होता। इसलिए सांसों को दिया गया कि वो सांसें हमारी नहीं है, यूनिवर्सल है, हमारे पास आती हैं, हमारी बॉडी को सर्व करती हैं, वापस चली जाती हैं, फिर से तैयार होती हैं, फिर से आती हैं। तो ये एक प्रोसेस बनाया गया उस स्वर के माध्यम से जो आपका अपना नहीं होगा, जो चेतना स्वरूप से आपके पास आएगा, इस कॉस्मोस से आपके पास आएगा, और यही आपको एहसास दिलाएगा, अगर आप इसके ऊपर काम करोगे, कि यू आर नॉट अ मॉर्टल बीइंग। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हो। अगर आप दिमाग कह रहे हो ना, अगर आप दिमाग के साथ कनेक्टेड रहते तो बुद्ध होना कभी पॉसिबल नहीं था। वो दिमाग पे ध्यान लगाते, कभी भी आप देखें, कभी भी आनापानसती करें, विपस्सना जाएं, तो दिमाग पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टूल से मैं कनेक्टेड नहीं हूं, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कॉस्मोस से मेरे पास आ रहा है, मेरे से कॉस्मोस में वापस प्रवाह कर रहा है, दिमाग यहीं का यहीं बैठा हुआ है। तो मेरे लिए उस चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाना कभी पॉसिबल ही ना हो पाता अगर सांसें एज अ टूल हमें ना दी गई होती। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे हम लोग ब्रेथ को, जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन
हम लोग, आप इसके कोर की चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मान लीजिए मुझे मेरे करियर में बहुत ग्रोथ लानी है, या फिर एक महिला को, एक हाउसवाइफ को, उसके बच्चे उसके कहना नहीं मान रहे हैं, उसका सुन नहीं रहे हैं, तो वो परेशान है। तो मैं इसमें ब्रेथ को कैसे इसका रोल प्ले कर सकती हूँ, या ये कैसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सवाल में जब हमारे पास ये होता है ना कि हम ये चीज़ कैसे अचीव कर लेंगे, तो आप देखो सारी दुनिया का ना फोकस इसी चीज़ पर है कि मेरे बच्चे मेरा कहना मान लें, मेरा काम सही हो जाए, मैं अपना कंट्रोल सही कर लूँ। लेकिन एक्चुअल में हमें उसके रूट पे फोकस लाने की ज़रूरत है। तो सवाल ये होना चाहिए कि मैं ज़्यादा काम कैसे हो जाऊँ, मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड कैसे हो जाऊं। और लोगों का आजकल यही सवाल है कि मेरे बच्चे मेरा कहना मान लें। आपके बच्चे आपसे रेजोनेट तब करेंगे जब आपकी हार्ट फ्रीक्वेंसी और उनकी हार्ट फ्रीक्वेंसी, दोनों का हार्ट ब्रेन कोहेरेंस मैच करेगा। अदरवाइज आप कुछ कहते रहो, वो मिसमैचर होते रहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। आपने कई बार नोट किया होगा, आप किसी व्यक्ति के ऑरा में जाते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन आपको 2 मिनट बाद लगता है कि यहां से निकल लो कैसे भी करके। आपने कनेक्टिविटी जो है नहीं बनी। और कोई ऐसा व्यक्ति, आपकी कोई बात, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप कनेक्ट हुए, सिर्फ उनके ऑरा में गए, आपको लगता है यार यहाँ पे ऐसा पीस मिल रहा है जैसा कहीं नहीं मिल रहा। और फिर जब आपके माइंड को पीस मिल रहा है तो आप उनकी बातों को उस पर्सपेक्टिव से ग्रहण करना शुरू करते हैं। और जहां पे क्योस मिलता है, वो कितनी अच्छी बात कर रहा हो आप कहोगे, आप उसमें वो ढूंढना शुरू करोगे कि कैसे क्योस और बढ़ाया जाए। तो कारण यहां पर सीधा सा ये है कि अगर हम ये फोकस करें कि कैसे ब्रेथ हमें काम करे, कैसे ब्रेथ हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रखे, तो जिंदगी की सब चीजें बैलेंस होंगी। नहीं तो 50,000 प्रश्न उठते रहेंगे। आज बच्चों को बैलेंस कर लिया, कल को हस्बैंड को करना पड़ेगा, फिर बॉस को करना पड़ेगा, फिर फ्रेंड को करना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। तो ये सवाल जो है, अगर ये सिर्फ इस चीज पर शिफ्ट हो जाए कि कैसे हम कामनेस की तरफ बढ़ें और अपने हायर सेल्फ के साथ ट्यून करें, तो मुझे लगता है हर सवाल का जवाब मिल सकता है। और उसके लिए सबसे बड़ा टूल है कि अपनी ब्रेथ को गहरा और लंबा कर लेना, रिलैक्स्ड कर लेना। यानी इसको योगियों ने बोला है, योगिक विजडम में इसको बोला जाता है 6 ब्रेथ्स पर मिनट का रूल। यानी 1 मिनट में अगर आप 6 ब्रेथ्स पर मिनट पर अपने आप को ले आए। ले आए का मतलब क्या है? ले आए का मतलब ये नहीं कि अभी अगर मैं सांसें लूं तो मैं 2 ब्रेथ्स पर मिनट भी ले सकता हूं, 1 ब्रेथ पर मिनट भी ले सकता हूं, यानी 30 सेकंड का इनहेल और 30 सेकंड्स का एक्सहेल। ले आए का मतलब है कि आप डीप ब्रीदिंग की ऐसी प्रैक्टिस करें कि जब वो ऑटो मोड पे चल रही है तो भी आपकी ब्रेथ्स 6 ही चलें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुंभक के साथ करनी पड़ेगी। कुंभक जैसे? कुंभक का मतलब सांसों को होल्ड करना। सांसों में 3 स्टेजेस हैं। एक है रेचक। रेचक का मतलब है कि सांसों को बाहर छोड़ना। एक है पूरक, यानी सांसों को लेना, और कुंभक यानी ब्रेथ का रिटेंशन, ब्रेथ को रोक लेना। तो जब ये तीनों चीजों की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जब पूरी दिनचर्या जब चल रही है, अभी हमारी सांसें कितनी चल रही होंगी? 20 से लेके 25 ब्रेथ्स पर मिनट के बीच में। लेकिन अगर हम ये ब्रेथ वर्क रेगुलरली करें, गहरी सांसें लें कुंभक के साथ, तो हम धीरे धीरे कुछ समय में 6 सांस पर मिनट पे आ सकते हैं। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। 6 सांस का मतलब कितना हुआ कि एक सांस के लिए 10 सेकंड, एक सांस का मतलब इनहेल और एक्सहेल के लिए 5-5 सेकंड। तो क्या ये बहुत मुश्किल टास्क है? नहीं। लेकिन हमारा ध्यान हमारी सांस पे है ही नहीं। तो अगर हम ये डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मुझे लगता है कि आपको 50 तरह के जवाब मिलने लगेंगे, बच्चे कहना मानने लगेंगे, एम्प्लॉय सेट होने लगेंगे, सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करने से। क्योंकि जो ब्रेथ है, इसको बोला जाता है इमोशनल कंपस। ब्रेथ हमारे पूरे इमोशंस को और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को गवर्न करती है। ब्रेथ इज द की। अभी जैसे हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं, आप अभी अगर 5-6 सेकंड के लिए गहरी लंबी सांस लें, बहुत आराम से 5-6 सेकंड के लिए सब लोग लेते हैं, ठीक है, बहुत आराम से गहरी लंबी सांस लें और बहुत ही आराम से 7-8 सेकंड के लिए उसको एक्सहेल करें, बहुत आराम से जितना हो सकता है। फिर से बहुत आराम से गहरी लंबी सांस लें और बहुत आराम से उसको एक्सहेल करें। अब गुस्सा करके दिखाओ। क्या हुआ? आप तो हंस दिए, क्योंकि आपको समझ आया कि ये प्रक्रिया इम्पॉसिबल है इस ब्रेथ में। तो आपका इमोशनल कंट्रोल, जो कि अनवांटेडली हमने अपने माइंड को, अपने मन को दे रखा है, उसको ब्रेथ ने गवर्न कर दिया। आप चाह करके भी गुस्सा नहीं कर सकते। एक योगी चाह करके भी गुस्सा नहीं कर सकता अगर उसने ब्रेथ के ऊपर काम किया है तो। ये इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे कोई गुस्सा आता है, अरे अरे तू थोड़ा शांत हो जा, सांस ले।
इनहेल एक्सहेल, वो इसी वजह से ही कहते हैं कि थोड़ा एकदम मन शांत हो जाता है। अब साइकोथेरेपी में क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी आपको डिसीजन लेना है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप बैठिए और 10 गहरी लंबी सांसें लीजिए। मैं कई बार पॉडकास्ट में भी चलिए बात शेयर करता हूँ कि कई जेलें भरी पड़ी हैं, लोग बोलते हैं कि अगर 5 मिनट रुक गए होते जेल में ना होते। हाँ, क्योंकि वो जो ऑटोमेटिकली मन से है कि हाँ कि मतलब अगर किसी का मर्डर कर दिया तो वो दिमाग में जो प्रेशर होता है वो अगर उस टाइम पे वो रुक जाते तो शायद वो नहीं जा पाते। हाँ। क्योंकि हम जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं वो हमारा रिएक्शन है, एकदम से एक्शन का रिएक्शन, रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स कब आता है? जब आप सिर्फ अपने एकदम से जो इंसिडेंट हुआ उससे बाधित नहीं होते, उसके साथ बंधे हुए नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ब्रेथ इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ। अगर किसी को अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में आगे बढ़ना है, बाकी प्रैक्टिसेस बाद में आती हैं, पहले आती है डीप ब्रीदिंग की वो गहरी लंबी सांसों का एक अभ्यास शुरू करे हल्के से कुंभक के साथ। तो आप देखो लाइफ में कितनी चीज़ें बदलने लगती हैं। और कई मुझे बोलते भी हैं बच्चे कि ये कहते हैं कि आपका एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, वो मैं हर बार देता हूँ कि जब भी मान लो आपकी कोई चीज़ है, आपने ये पेन लिया, हाँ। कहीं रख दिया, आपका चश्मा था कहीं रख दिया, किसी ने गाड़ी की चाबी रख के कोई भूल गया, आप और आपका पूरा परिवार उनको ढूंढ रहे हैं 1 घंटे तक ढूंढ, आपने लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, यार चाबी ढूंढो, जल्दी निकलना, ये करना, और दिमाग के घोड़े सिर्फ आपके नहीं दौड़ रहे बल्कि 15 लोगों के दौड़ रहे हैं, चाबी नहीं मिलती है। लेकिन आप आराम से आके बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं, पानी का गिलास उठाते हैं, अरे यार वहां मुझे ये सवाल लोगों से पूछने में बड़ा मजा आता है कि अब तो दिमाग चला ही नहीं रहे थे तो चाबी मिली कहां से? करेक्ट। वो जो जवाब आपके पास आने के लिए तैयार था ना, वो एक काम स्टेट ढूंढ रहा था, रिलैक्स्ड माइंड ढूंढ रहा था। क्योंकि आप जिस चीज से जवाब मांग रहे थे वो थी आपकी बुद्धि, और बुद्धि का वो कॉर्नर जहां पर वो जवाब रखा था आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, आप उसमें नीचे कुछ ब्यूटीफुल चीज छुपा कर रख दो और उस पूरे तालाब में पत्थर फेंक के उसके पानी की वेव्स बना दो, अब आपको नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही वेव शांत हुई, गहरे गहरे पानी के अंदर तक भी सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि अब कियोस नहीं है, अब एनर्जी जो है वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है, अब वो चेतना के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ठीक उसी तरह जब ये सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रिलैक्स होती हैं तो वो पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है मन। और आपको कई सवालों, बच्चे कहना क्यों नहीं मान रहे, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब बुद्धि नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि के पास उतना डेटा नहीं है। इसका जवाब देगी आपकी चेतना, जिसके पास अनंत अनंत जन्मों का, अनंत शरीरों का, अनंत ब्रह्मांडों का डेटा है। वो आपको सॉल्यूशन दे सकती है। लेकिन वो कब दे रही है और किसको दे रही है? अंतःकरण में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चेतना, अहंकार। वो चेतना के साथ जुड़कर ही जवाब दे रही है, बुद्धि के साथ जुड़कर नहीं, मन के साथ जुड़कर नहीं, और अहंकार के साथ जुड़कर नहीं, क्योंकि ये फिजिकल स्टेट्स हैं, ये इस दिमाग से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन कॉन्शियसनेस ये तो इस शरीर के परे की चीज है। तो ये जो शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस है, ये वो डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जब कनेक्ट करती है तो हर सवाल का जवाब मिलने लगता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगता है, और लाइफ में हर चीज में आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो मतलब जब हम लोग अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो दैट मीन्स हम लोग डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं एक्चुअल में। और डिवाइन से कनेक्ट होने का तरीका क्या है? जैसे कई लोग होते हैं ना, आंख बंद कर लेते हैं। हाँ, कई लोगों का होता है कि वो ब्रेथ पे ध्यान देते हैं तब उस पे डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। किसी का मंत्रा चैंटिंग से या फिर कुछ आरती करने से उनका मन शांत होता है, किसी का कुछ गुड कर्मा करने से मन शांत होता है। ये दोनों अलग अलग है डिवाइन से जुड़ने के। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप बोल रहे हो डिवाइन से जुड़ना और मन शांत करना, तो मन शांत होगा तभी तो डिवाइन से जुड़ेंगे ना। जरूरी नहीं है कि मन शांत होगा तो डिवाइन से जुड़ेंगे। मन के बाद भी हमारे पास बहुत सारी और अवस्थाएं हैं। हो सकता है मेरा मन शांत हो, मेरा शरीर अनकंफर्टेबल हो, मेरा आज डाइजेशन प्रॉपरली ना हुआ हो, मेरा मन तो शांत है लेकिन मेरा शरीर मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं ध्यान की अवस्था में जा पाऊं या डिवाइन से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाऊं। डिवाइन से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना एक बहुत अलग चीज है जब आप अपने शरीर के परे चले जाते हैं, जब इन 5 सेंसेस के परे चले जाते हैं, बिल्कुल परे चले जाते हैं। और मन से शांत होने का मतलब है, मान लो मैं अभी बैठा हूं, मैं सांसों पर ध्यान लगाता हूं, मन शांत है लेकिन हूं मैं यहीं। ओके। लेकिन जब वो मन शांत की स्थिति काफी देर तक बनी रहती है तो मैं उस चेतना की अवस्था में पहुंच पाता हूं। इसीलिए तो गौतम बुद्ध भी आंखें बंद करते ही ज्ञान को प्राप्त नहीं हो गए। मन तो शांत था, उनके दिमाग में तो विचार नहीं आते होंगे ना, मन तो शांत था। लेकिन डिवाइन से कनेक्टिविटी कब हुई? जब वो कई घंटे तक लगातार नदी के किनारे रात भर वहां पर बैठे रहे, तो उनको वो चेतना से कनेक्टिविटी
जो है उपलब्ध हुई। तो चेतना और डिवाइन से कनेक्शन एक अलग प्रोसेस है, लेकिन मन का शांत हो जाना ये एक अलग प्रोसेस है। अच्छा, बहुत अलग। लेकिन ये पहला प्रोसेस है। हाँ। मन का शांत होना पहली सीढ़ी है। मन शांत होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे उस चेतना को एलिवेटेड स्टेट में लेकर के जाने के लिए। पहला स्टेप यही है कि हमारा मन शांत होना चाहिए। अब वो चैंटिंग से भी हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है, वो भगवान का नाम जप करने से भी हो सकता है, लेकिन उसमें आप देखोगे हमारी इंद्रियां, हमारा पूरा फिजिकल स्टेट सब इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन जो डिवाइन है, या जिसको मैं डिवाइन मानता हूं, जिसको मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मानता हूं, उससे कनेक्ट करने के लिए आपको इन पंच इंद्रियों को कंप्लीट रूप से शट डाउन करना पड़ता है, बिल्कुल शांत करना पड़ता है। ओके सर, मन में बहुत सवाल है मेरे। कुछ सवाल भी मैंने लिखे हुए थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये तो मैं आपसे पूछूंगी ही पूछूंगी। जैसे आप कहते हैं कि जो मंत्र जो बनाए गए हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ठीक है। आप बोलते हैं, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें आप बात करते हैं ज्योमेट्री इन मोशन। इसका क्या मतलब है? मतलब हम लोग देखिए, ज्योमेट्री जहाँ तक मैं समझती हूँ शेप की बात होती है, ठीक है, उसका वर्ग हो गया, आकार हो गया, बिंदु हो गए, सरफेस हो गया, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन मंत्राज में सिर्फ एक साउंड नहीं है, वो ज्योमेट्री इन मोशन है। ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, जो वो वर्ग है ना, जिनको हमने मंत्रास बोला है, वो वर्ग कुछ वाइब्रेशंस को लेकर के गतिमान है जब हमने उनको उच्चारण किया। अब ये बेसिक प्रिंसिपल को अगर हम क्लियर कर लें कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदला जा सकता है उसको। तो जब हमने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो वो हर मंत्र किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड था। दुनिया में हर एक चीज फ्रीक्वेंसी है। कोई एक मंत्र लेते हैं, जैसे हम ओम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, जिसमें अ, उ और म 3 ध्वनियां आती हैं, ठीक है। तो इन 3 ध्वनियों के उच्चारण से हमको सबसे पहले 174 हर्ट्ज मिलता है, उसके बाद 432 हर्ट्ज मिलता है, और उसके बाद 963 हर्ट्ज मिलता है। सबसे हाई इनको बोला जाता है सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज। देयर आर 9 सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज जो कि 174 से शुरू होकर 963 हर्ट्ज तक जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसीज के 3 मुख्य चरण हमको ओम से मिलते हैं। और ये जो सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज वो हैं जिनसे लगभग यूनिवर्स की हर एक चीज ऑपरेट हो रही है। ये 9 फ्रीक्वेंसीज हैं बेसिकली। ठीक है। अब आप देखो कि इस दुनिया की जो उत्पत्ति हुई वो भी एक साउंड से हुई। हाँ, कहते हैं ओम की ध्वनि है पूरे यूनिवर्स में बाहर। अगर क्योंकि कई लोगों ने इस पर रिसर्च की तो बोला है कि पूरे ही यूनिवर्स में ओम की साउंड हम लोग सुनते हैं। और एक्चुअल में आपने एक और चीज़ भी सुनी होगी, आप इतने पॉडकास्ट करते हो, आपने सुना होगा कि हमारे जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों के अपने अपने एक बीज मंत्र हैं। वहाँ पर कुछ ध्वनियाँ हैं। उन ध्वनियों में लम वम यम से शुरू करके जब हम ऊपर तक पहुँचते हैं तो हमारे 6ठे और 7वें चक्र में ओम की ध्वनि बजती है। जो 6ठे चक्र का ओम है और 7वें चक्र में भी ओम की ध्वनि है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो 6ठे चक्र में आप ओम का उच्चारण करते हैं अपने आज्ञा या आजना चक्र पर ध्यान लगाते हुए, लेकिन 7वें चक्र में ओम का गुंजार आपके अंदर से होता है, जिसको आप सुनते हैं। क्योंकि जब बहुत देर तक आप ओम का उच्चारण करते हैं ना, और कभी भी कोई भी ये प्रैक्टिस करके देखे, आपको अभी से इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और 7वें चक्र पर ध्यान लगाते हुए जो आपने ओम की ध्वनि का उच्चारण किया था, अब आप अपने अंदर उसको सुनना शुरू कीजिए। आप देखिए, आपको ओम सुनाई देगा बकायदा। और ये हैलोसिनेशन नहीं है, क्योंकि इसको मैंने सैकड़ों बार आजमा के देखा। हमारे पार्टिसिपेंट्स आकर के जब ये प्रैक्टिसेस करते हैं, अद्भुत अलौकिक जगह पर पहुंच जाते हैं। और ये जब ओम का उच्चारण 6ठे क्षेत्र से होता है और 7वें में हम सिर्फ सुनते हैं, तो अंदर से ओम सुनाई देता है। तो ओम जो था उसकी फ्रीक्वेंसी सॉल्फेजियो के 174 से शुरू करके 963 तक जाती थी। अब ये फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं तो सब कुछ फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज फ्रीक्वेंसी है, पूरी दुनिया में सब कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो हर फ्रीक्वेंसी को अगर हम अपने शरीर को भी देखें, हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब हो गई। मतलब फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन थी वो वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो गई। उसको जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना चाहिए था, अब वो उससे ऊपर या नीचे खिसक गई। जैसे मैं गिटार बजाता हूँ, तो मैं गिटार बजाता हूँ ना, तो उस गिटार को ट्यून करना पड़ता है हर बार बजाने के लिए। और जब मैं बजा देता हूँ तो फिर उसको डिट्यून करके रख दिया जाता है। तो अगली बार अगर वो जो ट्यून नहीं है गिटार, मैं उसको उठाऊंगा और बजाऊंगा तो कैसा आवाज आएगा? बिल्कुल डिस्टर्ब। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे पहले ट्यून करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये जो हमारे शरीर में जितनी फ्रीक्वेंसीज थी, ये मृत्यु लोक में जितनी भी व्याधियां, जितनी टेंशन, जितना स्ट्रेस, जितना काम, जितनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में, खाना पीना, सब के कारण वो फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब हो रही हैं।
जिसके कारण वो वाइब्रेशन हिल गई, जिसके कारण ये शरीर इम्बैलेंस होता है। तो अगर मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करता हूं जिनमें साइंटिफिकली प्रूवन था कि ये फ्रीक्वेंसीज दी जाती थी, तो वो फ्रीक्वेंसीज, जैसे ओम का उच्चारण किया तो इसने मेरी सभी 174 से लेके 963 तक सभी फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस किया। ओम को हमने मंत्र नहीं बोला है, ओम को हमने महामंत्र बोला है। इकलौता मंत्र है जो महामंत्र है। और आप देखो कोई मंत्र आप उठा लो, उसकी शुरुआत ओम से होगी। करेक्ट। हिंदी वर्णमाला की शुरुआत, जैसे ओम की शुरुआत अ से हो रही है, हिंदी वर्णमाला की शुरुआत भी यहीं से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी यहीं से हो रही है। तो कहने का अर्थ है अगर हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो बेसिकली वो एक ऐसा वर्ग बन जाता है ध्वनियों का जो हमको उन फ्रीक्वेंसीज पर कनेक्ट करता है जो हमारी इम्बैलेंस हो रखी है हमारे शरीर में। जैसे एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, इसमें 3 ध्वनियां आती हैं, अ, उ और म। जबकि हम उ और म का उच्चारण नहीं करते हैं, हम केवल अ का उच्चारण करते हैं। उ और म अपने आप प्रोड्यूस होता है जब हम अपने मुंह को बंद करते हैं। लोग ओम में गलती जो कर रहे हैं वो अ उ की भी ध्वनि खुद रिलीज कर रहे हैं और म की ध्वनि भी, और अगर हम खुद रिलीज करेंगे तो वो हमारी नाभि से आएगी, क्योंकि अ हमारी नाभि से आता है। कैसे करते हैं? जैसे सही तरीका जो मैंने सीखा करने का, वो तरीका ये है कि आप अ का उच्चारण करेंगे और अपने मुंह को बंद करते जाएंगे। देखिए, तो मैंने उ और म का उच्चारण नहीं किया। ओके, तो ये करेक्ट तरीका है। हम लोग बोलते हैं ओम एक सिंबल है, जो सिंबल इन 3 ध्वनियों को डिनोट करता है। तो क्या इनके रिजल्ट अलग अलग होते हैं अगर आप अलग अलग तरीके से साउंड करोगे तो? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अच्छा। बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे कई वैदिक मंत्रास हैं, अगर हम उनका भी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनका भी मीनिंग कुछ और हो जाता है। मतलब नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पर हमने ट्यून करना था हम उस पर नहीं कर पाए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका, आप देखो पुराने लोग जब मंत्रों का उच्चारण करते थे तो वो एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक फ्लो में होता था। उसका जप भी या तो 27 बार होता था, या फिर 54 बार होता था, या फिर 108 बार होता था, जो कि हमारे शरीर की अलग अलग नाड़ियों के हिसाब से उसको रेगुलेट कर, 3 अलग अलग फेजेस में उसको रेगुलेट करते थे, 27, 54 और 108। क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रमुख नाड़ियां हैं वो 108 हैं, उसके बाद 54 है, उसके बाद 27 है, 27 के बाद 9 है, 9 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है। तो ये प्रॉपर एक चैनल होता था कि उसको चैनलाइज करने का। तो अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं खाली, तो आप देखो वो उन सभी फ्रीक्वेंसीज से हमको ट्यून करता है। मैंने अपने गिटार को ट्यून कर लिया, तो मैंने मंत्रों का उच्चारण इसलिए नहीं किया कि मैं किसी भगवान से जुड़ जाऊंगा। मैंने इसलिए किया कि जो मेरी हार्मनी इनर स्टेट है, जो मेरी इनर हार्मनी है, मैंने उसको बैलेंस कर लिया। और इनर हार्मनी बैलेंस में आते ही मेरा शरीर ठीक करने लगता है, मेरे आसपास के लोग बदलने लगते हैं, मेरा ऑरा बदलने लगता है, मेरे को जो परिस्थितियां जीवन में मिलनी थी वो बदलने लगती हैं। क्योंकि वो सब कुछ किसको मिल रहा है? इस शरीर को नहीं, आपसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज को, जिन पर आप ट्यून्ड हो। करेक्ट। मान लीजिए हमने अगर ये सिंपल साइंस का कॉन्सेप्ट समझा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और निकोला टेस्ला कह के गए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ब्रह्मांड को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को समझो। हम फिर शरीर को पकड़ के चल रहे हैं, हम फिर उनको नहीं समझ। तो जो मुझे मिलना है वो मुझे नहीं मिलना है, वो मेरी उस वाइब्रेशन को मिलना है। इसीलिए प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? प्रारब्ध कहां से आता है कि मेरे कर्मों का मुझे अगले जन्म में फल मिले, ऐसा हमने सुना ना धर्म में। बिल्कुल। वो कहां से? आपका तो शरीर बचा नहीं, वो कर्म किसको फॉलो कर रहे हैं फिर? अगले जन्म में भी मिलेंगे जो आपने जो कर्म किए, वो उसका रिजल्ट उन फ्रीक्वेंसीज को ढूंढ रहा है। और हमने शास्त्रों में सिर्फ प्रारब्ध पढ़ा और यही लोगों को बताना शुरू किया, जबकि आरब्ध और अनारब्ध 2 शब्द और थे, कि हम प्रेजेंट में अपने कर्म करके अपने उस प्रारब्ध को या उन कर्मों के फल को भी बदल सकते हैं। आपने विपस्सना जरूर सुना होगा, गौतम बुद्ध को जरूर सुना होगा। विपस्सना मैंने किया भी है। आपने किया भी होगा। आप देखिए, गौतम बुद्ध को अगर आप थोड़ा सा जानती हो या उनके बारे में आपने सुना हो, तो उनको तो उनके पिता ने पूरे भोग विलास में रखा, शराब पिलाई, घर में उनको बहुत सारी लेडीज उनको दी, मतलब उनको हर उस चीज से दूर रखा कि आध्यात्मिक यात्रा पर व्यक्ति आगे ना निकल पाए। लेकिन फिर भी बुद्ध जाकर ध्यान करते हैं और वो उस परम अवस्था को अचीव कर लेते हैं, जबकि कर्म तो गलत हो रहा था। मतलब हम तो यही कहते हैं सबसे पहले तो कि सात्विक हो जाओ, पहाड़ों में जाओ। अब बुद्ध तो कहां अपने राजमहल में बैठे हैं और वो सोमरस का पान कर रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसीज जब बदलती हैं तो आपके कर्म जो आपने किए
वो अब उस फ्रीक्वेंसी को वापस ढूंढ रहे थे, ओके, लेकिन अब आप वहां पर हैं नहीं। हाँ, तो आपने अब बुद्ध तो ज्ञान कैसे प्राप्त करते, मुझे बताइए। हाँ, उनके पिछले जन्मों की साधनाएं थी, मैं ये मानता हूं, लेकिन इस जन्म में तो जो कर्म हो गए, फिर तो उनको दोबारा जन्म लेना बनता था ना। राइट, अच्छा किया, बुरा किया, 100 प्रकार के काम किए, लेकिन जब आपने उस लेवल से अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेज किया, तो जो कर्म किया था वो इसी लेवल पर वापस आ रहा था। करेक्ट। अब हम ओम का उच्चारण करते हैं, उस पे आते हैं वापस, या हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, महामृत्युंजय की बात करते हैं, तो ये आपने उच्चारण करके इन फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर ट्यून कर लिया। आप सॉल्फेजियो के, एक बुक बहुत अच्छी है, मैं ये आगे बढ़ के कोट कर रहा हूँ, लेकिन एक बुक बहुत अच्छी है, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बाय डेविड हॉकिंस, हर एक को पढ़नी चाहिए। उसमें उसने फ्रीक्वेंसी के लेवल बताया, 20 पे शेम है, 40 पे गिल्ट है, उसके बाद एंगर है, उसके बाद जेलसी है, और धीरे धीरे जैसे आप 400 पे बढ़ते हैं न्यूट्रलिटी आती है, 700 पे लव आता है, 800 पे ग्रैटिट्यूड आता है। तो अब अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने का खाली मंत्र तरीका नहीं थे, आपके इमोशंस, आपने लव को, कंपैशन को महसूस किया, आपने ग्रैटिट्यूड को, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज किया। तो यानी एक कारण नहीं है, श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि भक्ति का भी मार्ग है, योग का भी मार्ग है, ध्यान का भी मार्ग है, कर्म का भी मार्ग है, सब मार्ग से पहुंच सकते हो। करेक्ट। तो ठीक वैसे ही मंत्र एक मार्ग थे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज को रेज करते थे, और जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते थे तो न सिर्फ हम अपने ऑरा को, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते थे, बल्कि हम अपने कर्मों को भी बदल देते थे। तो ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस थी, ये इतने ब्यूटीफुल समूह बनते थे, ग्रुप्स बनते थे, जो हमारी चेतना को एलिवेट करने का कार्य करते थे। और इनफैक्ट अभी तो लाइव हमारे साथ ये हुआ कि हमारे रिट्रीट में एक पार्टिसिपेंट थे, उनको कुछ किडनी का इशू था, और उनको मैंने बोला कि आप महामृत्युंजय का इस तरीके से 108 बार रोज उच्चारण कीजिए। 11.2 क्रेटिनिन से 2.3 क्रेटिनिन आ गया सिर्फ 1 महीने के अंदर। ये कोई मानेगा नहीं, मतलब इसको मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगेगा ऐसा कि यार ये तो ऐसे थोड़ा होता है, ये तो फिर तो सारे ऐसे ही ठीक होने लग जाएं। ऐसे नहीं ठीक होने लग जाएं, क्योंकि जो हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जो हम ध्यान कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन उसके पीछे सही नहीं है। हमारी इंटेंशन उसके पीछे वो है ही नहीं जो हम रिजल्ट चाहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को पाठ पूजा कर, देखना दरवाजे पे कौन आया, अरे यार बच्चे चुप हो जाओ। वो तो आप मतलब रिचुअल वैसी ही अपना रहे जो डेली में करना है कि हाँ बस करना है, बाकी उसके पीछे की इंटेंशन को तुमको समझ में ही नहीं आता। देखिए उसके पीछे की इंटेंशन है ना कुछ, तो अगर हम इंटेंशन देके उन वाइब्रेशंस को ट्यून करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग ध्यान देते हैं, दूसरे दिन देंगे, तीसरे दिन देंगे, लेकिन बाद में फिर वो जब उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, फिर वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है, या फिर जो इंटेंशन या जिस प्योरिटी के साथ हम लोग पहले दिन करते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे आते आते वो एकदम डाउन होने लगता है। वो बात नहीं रहती हम लोगों की कि जो पहली दिन की फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी 10th डे बिल्कुल डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों, और इसको कैसे मेंटेन करें? क्योंकि मेन तो यही सारी चीज़ें होती है ना कि पहले दिन सब कुछ बढ़िया, एंड तक आते आते एकदम गायब। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी फ्रीक्वेंसी सबकी डाउन नहीं होती हैं। ये जो बोर्डम है ना, इसको एम्ब्रेस करना हमको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। हमारी फ्रीक्वेंसीज जानते हैं क्यों डाउन होती है? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज डाउन ही थी, हमने उनको उठाने के ऊपर काम ही नहीं किया। हम फैसिनेट हुए। अच्छा, हम एक चीज से बड़ा लियो, अच्छा ये तो मैं बड़ा, ये तो हम फैसिनेट हुए उससे। हम कौन फैसिनेट हुआ इससे? मैंने बोला अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। इससे बुद्धि फैसिनेट हुई, बुद्धि को बड़ा, अरे यार ये तो बंदा बड़ी बढ़िया, ओम अच्छा ये तो हम भी 5 मिनट रोज करेंगे पहले। क्योंकि बुद्धि जो चीज जानती है वो उसको प्रयास करती है, लेकिन एक्चुअली में जो मन है, जो सबकॉन्शियस है, जो स्टोर्ड है, वो वापस आ जाता है। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा नहीं होता कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ने के बाद लगता है यार शायद ये, बुद्धि क्या जानती नहीं है ये, लेकिन क्या बुद्धि उसको कंट्रोल कर पाती है? नहीं। मन कहता है भाई जीवन एक ही है, 2 कश लगा लो, आनंद ले लो जीवन का। सर्दियों में सुबह सुबह ठंड बहुत लगती है, लगता है कि कल तो मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। बुद्धि कह रही है चलना है, आपको हेल्दी रहना है। सुबह मन कहता है जो रजाई के अंदर मजा है ये कहीं नहीं मिल सकता, भाई लेटा रहे। क्या बुद्धि हमको इंपैक्ट डाल पा रही है? बहुत थोड़ा, 5%। 95% कौन गवर्न कर रहा है? मन। अब ये एक हायरार्की है, बुद्धि से मन को समझाया नहीं जा सकता। बुद्धि से मन को नहीं समझा सकता, क्यों? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कितना मोटिवेट करो उसको और देखो अगले दिन फिर वो स्मोक कर रहा होगा।
शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कितना मोटिवेट करो, नेक्स्ट डे वो फिर 2 पैक बना के बैठा होगा। ये जंक फूड मत खाओ, कितना कन्विंस करो उसको, लेकिन फिर वो वहीं बैठा होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि अलग लेवल पर ऑपरेट हो रही है, मन, ये दोनों यहां है। एक चीज ऊपर, मतलब ऊपर या नीचे से मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग लेवल्स पर हैं। इन दोनों का मिलाप ही नहीं है। इन दोनों का मिलाप कब होता है? जब बुद्धि को और मन को चेतना समझाती है। ओके ओके, कॉन्शियसनेस। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर आप फैसिनेट होकर ओम का उच्चारण कर रहे हो तो बुद्धि ने सीखा है। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, यानी चेतना से आवाज आई है। और इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। ये सुना है? तो जब हमारी चेतना का स्तर वो स्तर होता है तो वो ऑटोमेटिकली चेतना के स्तर से आवाज आती है कि तुझे ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरा कारण जो मैं मटेरियल वर्ल्ड में अगर इसको कनेक्ट करूं, कि वो जो कर रहा है ना वो सिर्फ फैसिनेट हुआ है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कई लोग पॉडकास्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाएंगे, अरे आज से मुझे ये मंत्र करना है, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ करना है, एंड उसके बाद फिर वो, तो ये कह सकते हैं कि वो बुद्धि से सोच रहे हैं। वो बुद्धि से सोच रहे हैं और उनको कोई इससे मतलब उनको जरूरत नहीं है, उनको इसका मतलब नहीं पता कि ये करना क्यों है। अगर मुझे अपनी बुद्धि सही करनी है, अपना मन सही करना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मेरी फ्रीक्वेंसी से पहले मेरी चेतना का स्तर क्या होना चाहिए? मेरी चेतना चैतन्य के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा टूल, हम वापस पहले सवाल पर आ जाते हैं, वो है ब्रेथ। तो बुद्धि को ठीक करना है, आपको ब्रेथ को ठीक करना है। आपको बुद्धि से मन को समझाना है, आपको ब्रेथ को कनेक्ट करना है। क्योंकि ब्रेथ वो टूल है जो आपके अंतःकरण को, आपकी पंचेंद्रियों को, आपकी ज्ञान इंद्रियों को मैनेज करके चल रहा है, बैलेंस करके चल रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो चेतना है एक तरह से मन और बुद्धि को कंट्रोल किए हुए। कंट्रोल नहीं किए हुए तभी मन और बुद्धि फड़फड़ा रहे हैं। नहीं, अगर कॉन्शियसनेस, अगर मेरी चेतना अगर जागृत है तो मैं बुद्धि को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने मन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर चेतना से हम कनेक्ट कर पाए तो, चेतना तो हम सबकी जागृत है, लेकिन हम चेतना से कनेक्टेड नहीं है, हम शरीर से कनेक्टेड हैं, हम इन पंचेंद्रियों से कनेक्टेड हैं, हम इस संसार से कनेक्टेड हैं, हम लोगों से कनेक्टेड हैं, अपनी चेतना से कनेक्टेड नहीं है। अगर हम चेतना से कनेक्टेड होंगे तो फिर चेतना गवर्न करेगी हमारी बुद्धि को, चेतना गवर्न करेगी हमारे मन को। एक कोई बहुत बड़े साधु थे या कौन थे मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उनका एक एग्जाम्पल है। एक माँ उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आप सिखाइए कि मीठा खाना गलत बात है। सुना होगा आपने भी। तो वो बोले कि 30 दिन के बाद आना। बोली क्यों? बोले 30 दिन के बाद आना। वो 30 दिन के बाद बोली ये तो आप 30 दिन पहले भी समझा सकते थे। वो बोले क्योंकि 30 दिन पहले तक मैं खुद मीठा खा रहा था। तो अगर मेरी चेतना उस चीज के साथ कनेक्टेड है तो मैं चेतना से अपने मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर सकता हूं। मुझे उसमें भी समय लगेगा लेकिन मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर नहीं तो मैं खुद चाहे मीठा खाता हूं, मैं कहूं मीठा खाना गलत बात है। ज्ञान देना बड़ा अच्छा है क्योंकि बुद्धि से दिया जा सकता है, लेकिन असल में वो ज्ञान तब आपके लिए सार्थक है जब वो चैतन्य से और चेतना से आए। और चेतना से आने का मतलब ये है कि आप उस रिचुअल को, चाहे मुझे कोई बुरी आदत छोड़नी है, चाहे मुझे कोई लाइफ में कुछ भी पाना है, उसको पाने का संकल्प करके, उसकी इंटेंशन को धारण करके, उसके बाद आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, बस। तो सर हम लोग ब्रेथ लेने में गलतियां क्या करते हैं? ब्रेथ लेने में सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि हमारे पास 20,000 से लेके 23,000 तक एक दिन में सांस आती हैं। एक इंसान को 20,000 से 23,000। सबसे बड़ी गलती है कि उसमें से 23 को भी हम देख नहीं पाते। अपनी सांसों के प्रति अवेयर नहीं है। हमने अपने प्लेन को ऑटो पायलट पे छोड़ दिया हुआ है जबकि उसका पूरा थ्रॉटल, उसका कंट्रोल, उसका लिवर, सब कुछ हमारे हाथ में हो सकता था। और अगर वो हम कुछ समय के लिए लेना शुरू कर दें, मैं तो अपने पार्टिसिपेंट्स को भी, बाकी सब लोगों को भी बोलता हूं कि केवल 23 ब्रेथ से शुरू करो ना, 23 सांसों से शुरू करो। जरूरी थोड़ा कि विपस्सना में जाओगे तभी आप जो है सांसों पर ध्यान लगाओगे। और मैंने ये देखा कि विपस्सना में जाओ, बहुत बढ़िया ध्यान लगेगा, आपने जैसे बताया आप खुद भी गई हैं, वापस आओगे फिर वही जंगल है। 2 दिन तक बड़ा अच्छा, बड़ा शांत मन हो, रिलैक्स, बहुत लेकिन फिर उसके बाद फिर वही कियोस है सब। तो हमको किसी चीज की इंटेंसिटी पे ध्यान नहीं देना है, उसको हम कितने लंबे ड्यूरेशन तक कर सकते हैं उस चीज पे ध्यान देना है। इसलिए संसार में रहते हुए सबसे पहला काम जो हम गलत कर रहे हैं कि कम से कम 23,000 में से 23 सांसें तो ध्यान दे करके लें रोज। मैंने एक बैंड बांधा हुआ है जो मुझे ये याद दिलाता है जब भी मैं इसको देखता हूं कि मुझे अपनी सांस पे ध्यान ले जाना है। ये भी एक तरीका अच्छा है। हाँ, क्योंकि मैंने इसको एंकर कर लिया। अब मैंने बहुत से एंकर बनाए, मैंने अपनी फिंगर को ऐसा एंकर बनाया, ऐसा एंकर बनाया, इस मुट्ठी को एंकर बनाया कि ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो ये। NLP की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम एंकरिंग कर सकते हैं। तो मैंने एंकर कर लिया, मैंने एक बैंड डाल लिया कि जब भी मैं इसको देखता हूं, ओह हाँ
तो ये एक तरीका हो सकता है ना शुरू करने का। ये मैं भी करती हूँ। मेरे पास एक स्टोन है और उसे जब भी मैं टच करती हूँ, मैं उसका अपने साथ ही कैरी करती हूँ। जब भी उसे टच करती हूँ मुझे ग्रैटिट्यूड करना, मुझे थैंक यू बोलना ही बोलना जब भी उसको टच करूँगी। तो ये एक तरीका है अपने आप को ये बार बार याद दिलाने का कि आप की लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको सक्सेस के रास्ते या फिर यही आपको हेल्दी रख सकती है और आपको मेंटल पीस दे सकती है। क्या बात तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पास एक ऐसी टेक्निक है कि भाई आप जब भी इसे देखोगे या टच करोगे तो आपको अपनी ब्रेथ पे आपको ध्यान देना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलतियाँ करते हैं और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने कहा ध्यान दे। जी, मैं इसके 3 प्रोसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो सांस लंबी हो, सांस गहरी हो, ये प्रैक्टिस हम शुरू कर दें, यानी सांस को लंबा करें, सांस को गहरा करें। दूसरा, हम सांस के प्रति अवेयर हो जाएं। ये पहले से अलग है। पहले में हम कॉन्शियस ब्रेथ ले रहे हैं, दूसरे में हम सांस को ले नहीं रहे, केवल देख रहे हैं, जैसी भी चल रही है। लाइक विपस्सना में जैसे एक भी सांस आपके जाने बिना अंदर न जाए और एक भी सांस जाने बिना बाहर ना आए, केवल देखना है। छोटी है छोटी रहने दो, बड़ी है बड़ी रहने दो, विचार आए चले जाएं, जाने दो सांस पे। तो पहला तो है कि हम ब्रेथ को गहरा करें, लंबा करें, यानी 1 मिनट के अंदर हम 6 सांस प्रति मिनट के टारगेट पर पहुंचें। आप देखोगे आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम होने लगा, आपकी HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ऊपर जाने लगी, आपका हार्ट रेट जो है रेस्टिंग हार्ट रेट वो बहुत डाउन आने लगा, बहुत डाउन। मतलब मैं कई बार नोट करता हूं ध्यान के समय हार्ट रेट 45-50 तक चला जाता है। और हम इस बार तो हमारा जो रिट्रीट होता है उसमें हमने बाकायदा fMRI बैंड्स और EEG और सब टूल्स का इस्तेमाल किया, तो हमने देखा मेडिटेशन के दौरान मतलब जब ब्रेथ बिल्कुल काम होती है, लोग इतना ज्यादा गामा को एक्सपीरियंस करते हैं। गामा ब्रेन वेव वो होती है जिसमें हम सुपर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं। लोगों को डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब ऐसी चीजें कि कोई अगर वहां पर उस हॉल में एंटर कर जाए तो वो बोले ये मैं कहां आ गया हूं, क्या ये धरती है, क्या ये पृथ्वी के लोग हैं, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। तो पहला तो अपनी सांसों को गहरा कीजिए जी, दिन में 10 मिनट से शुरुआत करो जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है। दूसरा, सांसों के प्रति अवेयर हो जाइए, सांसों को देखो, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितना समय निकाल सको। अगर कोई मेडिटेटिव एक्सपीरियंस के लिए ये लाभ लेना चाहता है तो उसको कम से कम 45 मिनट्स करना है। अच्छा। कई लोग आके बोलते हैं ना जी मैं रोज 15 मिनट ध्यान करता हूं। मैं कहा ध्यान नहीं करते हो, तुम अपने आप को बेवकूफ बनाते हो। 15 मिनट ध्यान नहीं है, क्योंकि जब तक हम ध्यान की उस अवस्था में नहीं जाएंगे कि हमारी ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा शिफ्ट हो रही है, तब तक हमने ध्यान नहीं किया। मतलब राइट से लेफ्ट 45 मिनट से लेके 1 घंटे के भीतर वो शिफ्ट होती है। 45 मिनट से हमारी चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी में हमारे प्राण जाते हैं और सूर्य नाड़ी से हमारी चेतना चंद्र नाड़ी में। ये 45 मिनट से 1 घंटे का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के बीच में एक्टिवेट होती है सुषुम्ना, जो दोनों चीजों का बैलेंस करती है। तो अगर ध्यान में आपके सुषुम्ना वाला तत्व नहीं आया तो इसका मतलब आपने एक रिचुअल पूरा किया है। मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब अभी मेरी कौन सी ज्यादा तेज चल रही है, मतलब कैसे? जैसे आप आंचल का ए बनाइए, ठीक है, और इसको अपने नाक पर रख लीजिए। अब सांस लेकर के एक्सहेल कीजिए ऐसा। किस जगह ज्यादा प्रेशर आया? राइट पे, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है। आप इसको 45 मिनट के या 20-25 मिनट जब भी शिफ्ट होनी होगी आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगी। तो ये क्यों 45 का, ऐसे क्या इसका क्या साइकिल है? इसका साइकिल ये है कि जो सूर्य नाड़ी है हमारी राइट नॉस्ट्रिल है, जो चंद्र नाड़ी है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। हमारे पूरे शरीर में चंद्र और सूर्य का एक बैलेंस बनाना होता है। सूर्य का मतलब गर्मी, अग्नि, और चंद्र का मतलब ठंडक और शीतलता। अगर हमारी सूर्य ही चलती रहेगी तो मैं 2 दिन भी, मतलब 2 दिन के अंदर ही मेरे को फीवर आने लगेगा और मेरा पूरा जो तंत्र है शरीर का वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ गर्मी ही गर्मी जा रही है। जबकि मेरे को दिन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ठंडक के मोड में करने हैं। मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को दिमाग की शीतलता चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है, मेरे को दिमाग की शीतलता चाहिए। मुझे फोकस करना है, ध्यान करना है, मुझे दिमाग की शीतलता चाहिए। तो अगर गर्म ही चलती रहेगी तो मैं पूरे दिन में सिर्फ एजिटेशन के मोड में रहूंगा, मेरा बीपी बढ़ा रहेगा, मेरा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए विधि ने ये प्रोसेस दिया कि 45 मिनट या 1 घंटा, कईयों की ये इम्बैलेंस होती है, जनरली 45 से 1 आवर तक देखा गया मिनट से, ये सूर्य नाड़ी चलेगी, फिर शरीर को बैलेंस किया जाएगा ठंडक से, चंद्र नाड़ी से। फिर शरीर इतना ठंडा ना हो जाए कि आप जो है माइंड के बिल्कुल ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ, तो फिर सूर्य नाड़ी चलेगी उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये बैलेंस जो है पूरे शरीर का दिन रात बना रहता है, जिस कारण हमारा पूरा शरीर हार्मनी में रहता है। शरीर को ठंडक भी मिलती रहती है और गर्मी भी मिलती रहती है, क्योंकि इसने बड़े काम ऐसे, आपके हार्ट को ठंडक चाहिए। तो ये तो वो इंसान के होते हैं ना जो इंसान नॉर्मल है,
उसी का अब मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इंसान, उसकी कौन सी नाड़ी उसकी चलेगी? सूर्य ज़्यादा चलेगी क्योंकि गर्मी है। गर्मी है, वो अपने अब देखिए नाड़ी कहाँ चल रही है, हमारे जो हमारा शरीर है, जिसको हमने शरीर बोला है, तैत्तिरीय उपनिषद में इसको पंचकोश बोला गया है। पंचकोश का मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, 5 कोश। हमने सिर्फ अन्नमय कोश समझा है, बाकी चारों को हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये जो लेयर्स में होता है ना, राइट, लेयर्स, तो जो हमारी सेकंड लेयर है उसको बोला जाता है प्राणमय कोश। ये सटल एनर्जी, सटल बॉडी है वो हमारी, राइट। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं या इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, ये शरीर में नहीं चल रही हैं। ये तो अन्नमय कोश में चल रही है। नहीं, ये प्राणमय कोश में चल रही हैं। हमारी 72,000 नाड़ियां, हमारे 7 चक्र हमारे प्राणमय कोश में हैं। तो हमारी 72,000 नाड़ियां उस प्राणमय कोश में प्रवाहित हो रही हैं। उन्हीं 72,000 में से 3 अतिशय प्रमुख जो हैं, ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। यही हमको, हमारे शरीर को, हो ये प्राणमय कोश में रही हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट किसको मिल रहा है? अन्नमय कोश को। हाँ। ठीक ऐसे ही हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ये किस में चलती हैं? मनोमय कोश में। इनका इंपैक्ट किसको मिलता है? शरीर को, अन्नमय कोश को। तो हम जिन चीजों से हमको इंपैक्ट मिल रहा है, अगर हम उनको बैलेंस करें तो क्या हम अपना शरीर बैलेंस नहीं कर सकते? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हम कहां कर रहे हैं? हम तो अन्नमय कोश के ऊपर ही काम करते चले जा रहे हैं। हमारा पूरा काम अन्नमय कोश के ऊपर है, प्राणमय और मनोमय के ऊपर काम ही नहीं है। और जब हम प्राणमय और मनोमय के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद फिर हम विज्ञानमय और आनंदमय पर जाते हैं। तो साइंस योगियों की ये कहती थी कि हमको अगर इस शरीर को बैलेंस कर, इसको हमने देह बोला है, आयुर्वेद के एंशिएंट पद्धति में इसको देह बोला है। तो हमको बोला है देह देही, एक देह है, एक देही है। देही कॉन्शियसनेस है, देह ये शरीर है जो रक्त, रस, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र से जो बना हुआ, जो ऑर्गन्स और जो हमारा जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सब से बना हुआ एक शरीर है। लेकिन जो देही है वो किससे बनी है? वो तो चेतना है, परम चेतना बोला गया। चेतना, परम चेतना जो सब जगह विद्यमान है। उसे एनर्जी बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं। चाइनीज उसे ची बोलते हैं, जापानीज उसे ताई बोलते हैं, लाओ त्सु ने उसे ताओ बोला। सब अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन चीज वही है। तो वो एनर्जी के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हम अपने शरीर के हर एक हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ये लेफ्ट और राइट इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे प्राणमय कोश के थ्रू हम इस अन्नमय कोश को बैलेंस कर सकें पूरा दिन भर। तो जिसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है उसको दिन में चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। योग में इसको बोला जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम, उसको बैलेंस करने के लिए, कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही एक्सहेल करेंगे। अच्छा, और कोई बहुत ज़्यादा शांत है, जिसका दिमाग एकदम शांत है, वो काम ही नहीं कर रहा है, कुछ इतना शांत हो गया, इतना आलस में चला गया है, उसके लिए फिर वो कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? जैसे 2 चीज़ें हैं, एक शांत हो गया और एक आलस में चला गया। आलस में भी कई लोग कहते हैं पड़े हैं, वो शांत नहीं है। आलस जो है ये शरीर, क्योंकि शरीर हमें दिया ही कर्म करने के लिए गया है। जो आलस में है वो शांत नहीं है, वो अंदर से डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो आलस में है। उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए नहीं उसको पता चल रहा कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। जो शांत है वो अलग है, वो आलस में नहीं है। उसको आप 20 घंटा बिठा सकते हो मेडिटेशन के लिए, वो बिल्कुल आलस नहीं करेगा। आलसी व्यक्ति अलग है, आलसी व्यक्ति का भी ये सूर्य तत्व चल रहा है। ओके। क्योंकि उसके माइंड की क्लैरिटी नहीं है, उसको जीवन की दिशा का पता नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं लाइफ में किस लिए आया हूं, या मुझे क्यों करना चाहिए, या उसके माइंड और उसके जो हार्ट है उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है, इसलिए वो आलस में जा रहा है। तो वो एक अलग स्थिति है। उसकी भी सूर्य नाड़ी चल रही है, उसको भी चंद्र नाड़ी चला करके बैलेंस करना चाहिए, उसको भी चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए, राइट नॉस्ट्रल बंद करके। तो ये सूर्य और चंद्र हमारे तत्वों को बैलेंस करते हैं हमारे शरीर में, जिससे हम जीवन के बहुत से कार्यों को बहुत स्मूथली कर पाते हैं, जो आपने पूछा। ओके सर, जैसे इमोशंस की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारी जो मैं जितना जानती हूँ, सोल जो है, जो एनर्जी है, उसे सुख चाहिए, उसे शांति चाहिए, ठीक है, और उसे खुश रहना, सुकून में रहना बहुत पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर है ना फियर, ठीक है, हमारा लो कॉन्फिडेंस, या हम लोग गिल्ट में, या हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये इमोशंस, मतलब ये मैं कहूँ, ये एक नेगेटिव इमोशन है, एक पॉजिटिव इमोशन है। तो ये पॉजिटिव इमोशन तो हमारे अंदर है ही, क्या ये नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं ये हमें कहीं ना कहीं ये हमें बचपन से या फिर हम कहीं बाहर से एक्वायर करते हैं, ये भी हमारे अंदर ही होते हैं?
ये जो इमोशंस होते, क्योंकि मैंने ना कई बार ऐसा सुना है कि गुस्सा तुम्हारी चीज़ नहीं है, ये गुस्सा आपको दिलाया गया है, तो ये मेरी चीज़ नहीं है, तो मैं क्यों कर रही हूँ? ये आप ही की चीज़ है, पहली बात तो ये, क्योंकि मेरी चेतना का जो स्तर है मैं उसी से ऑपरेट करूंगा। तो मेरा स्तर तो हाई लेवल का है ना, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उसकी बच्ची हूँ या उस परमात्मा का एक अंश हूँ, तो मेरे अंदर तो फिर ये होना ही नहीं चाहिए इमोशन। आपकी चेतना उस परमात्मा का अंश है, शरीर तो पंच तत्वों से बना है, यहां पर आने के बाद प्रोग्राम हुआ है उस सबकॉन्शियस माइंड में आपका नाम, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका जेंडर, आपके रोल्स, आपके कपड़े, सब कुछ डिफाइन किया गया है। और जब उनके अगेंस्ट कोई चीजें होंगी तो आपको गुस्सा आएगा ही। तो ये बाहर से एक्वायर किया गया संस्कार कह सकते हैं ना इसको? नहीं, एक्वायर नहीं किया गया, ये चेतना का स्वरूप है। गौतम बुद्ध बैठे हैं, कोई व्यक्ति आता है, उनके मुंह पर थूक जाता है, आनंद कहता है मैं अभी इसको ठीक करता हूं प्रभु, ये क्यों आपके ऊपर बनता है, इन्होंने आपके ऊपर थूका है। वो बोल रहे हैं भाषा असमर्थ है, ये जो कहना चाह रहा था कह नहीं पा रहा, इसलिए शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। बुद्ध गुस्सा नहीं कर रहे हैं। बुद्ध क्या, अगले दिन फिर वो व्यक्ति आता है, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है, बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने कल आपसे, लेट जाता है और रोता है, उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया। बुद्ध आनंद को बुलाता है, देखो आज भी भाषा असमर्थ है। तो बुद्ध समभाव में, बुद्ध गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बुद्ध खुश नहीं, अगले दिन वो नहीं कहा मेरा भगत, अच्छा चलो इंस्टाग्राम पे फोटो डालो मेरे पैरों में लग, बुद्ध समभाव में। तो बाहर से कोई व्यक्ति थूक करके किसी को गुस्सा दिला सकता है, और आप देखो आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा, किसी सिचुएशन में आप बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते होगे, लेकिन कोई और जो है वो बिल्कुल एजिटेटेड हो जाता होगा। आपकी गाड़ी निकली, किसी दूसरे ने ओवरटेक कर लिया, आप रोड पे देखते हो ना ऐसे कई जंगली मिलते हैं जो ओवरटेक भी आप उनको कर लो तो वो उसमें भी मतलब लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। और कई बार कई लोगों को लगता है हाँ ठीक है बेचारे को जल्दी होगी, कोई बात नहीं, निकल गया। तो अगर ये बाहर से आता तो सबके पास आना चाहिए था ना, सेम आना चाहिए था ना। 10 रुपए का नोट उनके लिए भी 10 का है, आपके लिए भी 10 का है, अगर मैं दूं तो। बाहर से आ रहा है, आपके अंदर आप किस स्तर पर थे इसने डिफाइन किया कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। एक बच्चा घर में भाग रहा था, कांच का गिलास पड़ा था, तोड़ दिया, माई 2 थप्पड़ लगाया कि ये क्या करता, तुम स्कूल जाया कर रोज तुम। और एक मां आती है, भागती है, सबसे पहले पूछती है बेटा तुम्हें लगी तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी? ये कहां से निकल, ये बाहर से दिया हुआ तो नहीं है, ये तो आपकी जो चेतना का स्तर है उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर से क्या भाव निकल कर आ रहे हैं। और वो चेतना का स्तर किस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने किस किस जन्म में क्या क्या चीजें एक्वायर की हैं, जिनको हमने संस्कार बोला है, कि आप क्या संस्कार लेकर के आ रहे हो, यहां पर आपको क्या संस्कार दिए जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा राक्षस था, भगवान को नरसिंह अवतार लेकर के उसका संहार करना पड़ा, लेकिन उसी हिरण्यकश्यपु के घर उनका बेटा पैदा होता है प्रहलाद, और वो तो हिरण्यकश्यपु जैसा नहीं है। ओसामा बिन लादेन के फादर तो शायद ओसामा बिन लादेन नहीं थे। एक अच्छे इंसान के घर एक राक्षस भी पैदा हो सकता है, और एक राक्षस के घर प्रहलाद भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये कैसे पैदा हो सकता है कि उसने पिछले जन्मों में या और अपनी यात्राओं में कैसे संस्कार धारण किए हैं। वो संस्कार चेतना के साथ जुड़े रहते हैं, वापस जब आप उस शरीर में आते हो तो वो सब संस्कार वापस आते हैं। जैसे जो कर्म किए इस शरीर में, जब मैं वापस आया तो वो कहेंगे अच्छा पिछले जन्म में ये था, मर के वापस ये हो गया, अब वापस तेरे पास यहाँ। उसको नहीं लेना देना कि तू तो कुछ और था अब कुछ और हो गया। वो तो कह रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी पे था उसी फ्रीक्वेंसी के पास हमने वापस आना है। तो गुस्सा आ कहां से रहा है? बाहर की परिस्थिति आपको सिर्फ एक ट्रिगर का काम दे रही है, असल में तो आपका जो इंटरनल स्टेट है, जो मैंने अभी बुक बोली ना थोड़ी देर पहले, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, आप वो कभी पढ़िएगा, उसके अंदर चेतना का स्तर बताया गया है कि हमारी चेतना का जो स्तर है, क्या हम शेम पर, मुझे तो लगता है कि मैंने आज पूरा दिन ध्यान किया, मैंने तो आज विपस्सना भी अटेंड किया, मैंने तो आज गरीब को रोटी भी खिलाई, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हो ये मैटर नहीं करता। असल में आपका क्या इमोशन है ये तब पता चलता है जब आपकी जिंदगी की जो सिचुएशन है वो विपरीत होती है। करेक्ट। जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, यानी जब कोई कांच तोड़ता है तो आप क्या पूछते हो कि बेटा लगी तो नहीं? आपकी गाड़ी को कोई स्क्रैच लगाता है तो आप निकल के अपना बेसबॉल का बैट उठाते हो और उसका शीशा फोड़ते हो, या आप कहते हो कि भैया कोई सब सलामत है, सब कुछ ठीक? इस सिचुएशन पे क्या निकल के आ रहा है, ये आपकी चेतना का स्तर है। राइट। तो मैं दिन में हो सकता है 50 बार भगवान का नाम, शांत भी, ग्रैटिट्यूड भी, दान भी, लेकिन जब मेरे को मैं कहता हूं भाई आज तो मैं ओसामा बिन मैं ही हूं, और मैं तो वो एक्चुअल में उस समय मेरी हकीकत निकल के आती है। इसीलिए कहते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लास्ट में इसको बता के इस बात को समाप्त करना चाहूंगा। कहते हैं शादी करनी हो
तो किसी इंसान के साथ कम से कम 7 साल गुजारने चाहिए, तो आपको उसका पता लगता है। तो जिसको उत्तर मिल रहा था उसने पूछा यार ये तो बड़ा लंबा टाइम है ये 7 साल में, तो वो बोले अगर ये नहीं करना तो 7 दिन उसके साथ रहो, रोज गुस्सा दिला के देखो। हाँ, आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना है या नहीं गुजारना है, क्योंकि उस समय वो अपनी असलियत पे आ जाता है। करेक्ट। जो उसके अंदर है वो बाहर निकल आता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो पता लगता है कि चेतना, रेस्ट में जाना, हम आलस्य में जाना, ये सब चीज़ें हमारी एक स्टेट से निकल करके आती हैं, और वो स्टेट इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारी इंटरनल फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, हम कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं और किन फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून्ड हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे मंत्र बनाए गए जो हमको शांत करते थे, जो हमको काम करते थे। इसीलिए रिचुअल्स ऐसे बनाए गए कि ये प्रैक्टिसेस करो, लव करो, ग्रैटिट्यूड करो, ये जो हमको शांत करते थे। तो जब हम बार बार उनको करते हैं तो वो हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो बहुत बहुत सटल वे में उठाते हैं, क्योंकि ये जितना भी काम है ये सब इस बॉडी के साथ हो रहा है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो बहुत तेजी से हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है, क्योंकि तब चेतना आपस में मिल रही है। करेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हमारा मन शांत नहीं होता या हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए 24 घंटे में कुछ घंटे तो सोने में निकाल दिए, ठीक है, कुछ नेसेसरी चीज़ें करनी है, उसमें भी कभी कभी इतना क्योस हो जाता है ना कि मन ही नहीं करता है मेडिटेशन में बैठने का, मन ही नहीं करता है मंत्र चांट करूँ, मन ही नहीं करता कि किसी से नॉर्मल होकर बात करूँ। उस फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे, मतलब उस फ्रीक्वेंसी से मैं कैसे बाहर आऊँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आज मूड नहीं है, आज मन नहीं, आज मन बहुत नेगेटिव हो चुका है, आज ऑफिस में इतना स्यापा हो गया, या बीवी से लड़ाई हो गई है, या बच्चों ने उल्टे जवाब दे दिए हैं। तो लाइफ में ये चलता रहता है हर दिन। ऐसे टाइम पे मैं अपने मन को शांत कैसे करूं, अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे हाई करूं, वो मुझे बताइए तुरंत कि मतलब अच्छा इंस्टेंट क्या करूं मैं। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आप देखो कि हमारा सवाल ही यहाँ से आता है कि मन नहीं कर रहा, तो हम मन से ही तो ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम फिर भी करना तो पड़ेगा करना, ना? इसीलिए बता रहा हूं, तो हम मन से ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमको मन का ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए सबसे पावरफुल चीज जिसकी शुरुआत सबसे पहले करनी होगी वो है कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप 45 मिनट्स के लिए रोज मेडिटेट करते हैं, ठीक है। अगर आप 45 मिनट के लिए करते हैं और आज आपके पास 45 मिनट का समय नहीं है, तो आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ध्यान में बिठा लो, कैसे भी सिर्फ, क्योंकि 1 मिनट के लिए मुश्किल नहीं है। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है, हम जंप इतनी बड़ी लेना चाहते हैं। कोई 80 kg का है ना, तो वो कहेगा भाई अगले 6 महीने में मैं 60 पे पहुंच, वो ये नहीं कहेगा मैं 79 का होके दिखाता हूं। जबकि 89 से 79 आना इज टू इजी। एक रसगुल्ला कम कर दो महीने का तो भी आप ये काम कर सकते हो। 5000 कदम की वॉक कर दो, इससे बड़ा काम। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 80 से 60 मैं, और ऐसे ही पैसे, मैं अगले 1 साल में 1 करोड़ तक। हमारे पास वो ब्रेकडाउन नहीं है। और एक चीज आपको और बताता हूं, जो आपका मन आपको नहीं करने पे मजबूर कर रहा था ना, जब आप 1 मिनट बैठोगे ना, मन करेगा चलो 1 मिनट और बैठ जाते हैं। हाँ, ये भी है ना? वो एक लॉलीपॉप देना पड़ता है अपने माइंड को, चल यार कोई नहीं 2 सेकंड करके देख लेते हैं ना, 3 सेकंड करके देख लेते हैं। सिर्फ ये एक रिचुअल अगर इंसान बना ले कि ब्रेक नहीं करूंगा, अगर आज कोई टाइम नहीं है, आंखें बंद करूंगा और उठ जाऊं। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन दैट लॉन्ग टर्म फेज और शॉर्ट टर्म फेज। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? कंसिस्टेंसी। दैट यू आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। वो कल भूल जाएगा कि आपने 1 मिनट मेडिटेशन किया था या 2 घंटा किया था, लेकिन उसको ये याद रहेगा किया था, डेली कर रहे हैं। हाँ, मैं कनेक्ट कर पाया था। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बैठो, और मैं आपको एक ऐसा टूल, मतलब मैं तो क्या दे सकता हूं, मैं बड़ा तुच्छ हूं, लेकिन मुझे ये टूल मिला कि अगर आपका कभी मन नहीं कर रहा है ध्यान में बैठने का या कोई भी कार्य करने का, 2 काम कीजिए। सांस को अपने मूलाधार में लेकर के जाइए, मूलाधार से छोड़िए। यानी सांस इतनी गहरी हो और आप अपने मनोमय कोश से ये भाव कर रहे हो कि ये सांस पेट में नहीं जा रही बल्कि मूलाधार में जा रही है। दिस इज टचिंग माय पेरिनियम मसल। ये भाव करते हुए सांस को गहरा लीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओम 5 बार आप इसका उच्चारण करो। मैं आपके इस पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। आपका मन करेगा कि मैं ध्यान में बैठ जाती हूं अभी के अभी। मुझे 5 मिनट और बैठना चाहिए। इनफैक्ट अभी जब लगभग 40 मिनट पहले मैंने आपको, जब ये सेशन शुरू किया, मैंने आपको बोला था गहरी लंबी सांस लो। मैंने तो आपको बोला ही नहीं था आंखें बंद कर लो। वो तो नेचुरल हो जाता है। हाँ, here you go। जब आप वो सांस गहरी लेते हैं और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, नेचुरल आप उस अवस्था में आ गए कि अब मन करेगा चलो
2 बार और ऑम कर लेते हैं। राइट। तो इट्स जस्ट अबाउट दैट कंसिस्टेंसी कि आप रोज करें। 1 मिनट का संकल्प लें कि 1 मिनट। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, ये मैंने शुरू पता है कब किया था, कैसे किया, मेरे को ये कैसे पता चला। मैंने जब वॉक करना शुरू किया तो कभी कभी मैं ऑफिस से घर पहुंचते लेट हो जाता, तो मुझे लगा आज तो 8 बज गए। तो ये मैंने अपने साथ प्रण किया कि चाहे 8 बज जाएंगे चाहे 8:30 बज जाएंगे, 1 मिनट का चक्कर काटूंगा, लेकिन काटूंगा। और फिर मैंने देखा जब मैं 1 मिनट निकलने लगा, फिर मुझे लगा चलो यार अब ये एक पूरा सोसाइटी का एक राउंड तो कर ही लेते। फिर जब मैं पूरा पहुंचा मैंने कहा यार अब तो आनंद आ ही रहा है, अब एक चक्कर और कर लेते, थोड़ी स्वेटिंग भी हो रही है। क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में हो ना, तो उसके कौन सी, अच्छा मैंने एक और चक्कर काटा तो थोड़ी और स्वेटिंग होगी, थोड़ा और अच्छा लगेगा, मेरे 5000 कदम पूरे भी हो जाएंगे। आप उस प्रोसेस में आ जाते हो और वो प्रोसेस आपको फिर खींच लेता है। अमेजिंग, थैंक यू, वंडरफुल। ओके, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी की बात की, और जब हमें इंस्टेंट कोई ऐसा सल्यूशन जब मिलता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। फिर हम लोग और चीज़ें करने में भी मतलब जैसे मैं मेडिटेशन में बैठ गई 5 मिनट, फिर मैं और बैठूंगी, ये कह सकते हैं कि मैं उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊंगी जो मुझे चाहिए या जो मुझे काम कर सकती है। राइट? देखिए इसके पीछे साइंस, फ्रीक्वेंसी की तो बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक चीज और को आप ध्यान दीजिए कि आप मन से ऑपरेट हो रहे थे, ध्यान करते ही आप 1 मिनट उसको करते ही अब आप चेतना से धीरे धीरे कनेक्ट हो गए। अब आपको मन उतना गवर्न नहीं कर रहा, जिससे एक्चुअल में होना चाहिए था। आपको एक रीजन मिलने लगता है, पता है कि मुझे इसमें क्यों बैठना है, क्योंकि मन के पास वो रीजन है ही नहीं। वो रीजन तो आपकी चेतना के पास है कि इस ध्यान में बैठा मुझे 15 मिनट, अच्छा करना क्यों है, 15 मिनट बैठ के करूंगा क्या, मैं मेडिटेशन क्यों करूं, मैं रोज क्यों करूं। मन तो ये बोलता ना, मन के पास उसका रीजन ही नहीं है, क्योंकि वो ध्यान जो है वो मन की मृत्यु है। जैसे मतलब समझे नहीं मैं। ध्यान जब आप करते हैं मन तो मर जाता है, मन तो है ही नहीं जब आप ध्यान कर रहे हैं। क्या मन होता है आपने सांसों पे ध्यान लगाया तो? नहीं, अगर मन नहीं है तो फिर हाँ, जब आप ध्यान कर रहे होते हैं उस समय मन नहीं होता। जब आप ध्यान करना भी शब्द गलत है, जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं उस समय मन नहीं होता। ध्यान मन की मृत्यु है। तो क्या होता है? सिर्फ चेतना होती है ध्यान में, आप खुद चेतना होते हैं। क्या आप ध्यान कर रहे होते हैं तो आपको ये विचार आता है कि यार बहुत लेट हो गया, कल कहाँ पहुंचना है, मेरी परसों की फ्लाइट है। मतलब इसे कह सकते हैं जिसमें बिल्कुल शून्य विचार हो जाते हैं, ये वही तो ध्यान है। बाकी सब तो रिचुअल्स हैं, वही तो ध्यान है। चेतना से जुड़ने का मतलब क्या है? जहां आपके शून्य विचार हो जाते हैं, वही ना? शून्य विचार हो जाते हैं, वही तो ध्यान है। क्या उसमें मन आता है कि यार रात को खाना क्या बनाना है, कल टिंडे आए थे मजेदार नहीं थे, आज आलू ले चलें, तो कैसा विचार तो आता फिर है? तो वो ध्यान नहीं है ना। फिर वो ध्यान नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। जब ध्यान है तो मन नहीं है, जब मन है तो ध्यान नहीं है। दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना अलग अलग लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो चेतना जब है तब मन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, चेतना सुप्रीम है, राइट। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मन की मृत्यु है ध्यान। इसलिए मन चाहता नहीं है कि आप ध्यान करो, क्योंकि वो तो बचेगा ही नहीं, उसकी तो डेथ है, हैप्पी बर्थडे उसका। वो तो चाहता है कि भाई आप तो ओहो लेट हो रहे हैं, ये कहाँ मुझे उठना है, मुझे बड़ी जल्दी जाना है, रात का खाना क्या है, डिनर क्या है, कल रसगुल्ला खाना है, परसों ये करना है, वो वीडियो पे कितने व्यूज आए, इंस्टाग्राम पे फोटो पे लाइक आए कि नहीं। वो तो चाह रहा है कि आप भटकते रहो। और आप देखो जब आप ध्यान में बैठते हो इतने विचार कभी नहीं आते जितने ध्यान में बैठते ही आने लगते हैं। मन कहता है जा कहाँ रहा है भाई, हेलो गुलाम किधर जा रहा है, इधर वापस। आप पूरे दिन में आपने कभी खुजली नहीं की है, आप ध्यान में बैठो ऐसे लगेगा चींटी, यहाँ का ये मच्छर आ गया। करेक्ट। मन जो सोचते भी नहीं है ना, मतलब अभी तक जैसे करते 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 कोई महीनों तक भी नहीं सोचा, वो विचार भी यार ये कहाँ से मन में उठ के आ गए, तो मैंने कभी इस पे ध्यान भी नहीं दिया, कभी सोचा भी नहीं। 10 साल पुरानी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि मन कह रहा है कहाँ जा रहा है भाई, तू तो मेरा गुलाम बना हुआ था। और अब तू मन चाहता ही नहीं है कि आप ध्यान करें। और जब आप चेतना में आते हैं, जब ध्यान करते हैं तो मन की मृत्यु होती है। सिंपल सा फंडा ये है। तो अगर आप वो ओम का उच्चारण करते हैं, अगर आप 5 मिनट 1 मिनट भी सांसों पर ध्यान लगाने बैठते हैं, तो आप मन से थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। आप जिसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे वही तो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। राइट। आपको वो दूसरों के बारे में ऐसे ही बताएगा। ऐसे ही तो हमारी सोसाइटी बनी, समाज बना, ये धर्म अच्छा, वो जाति अच्छी, ये लोग अच्छे, वो लोग गंदे, ये बेकार, इस शहर के लोग अच्छे, उस शहर के लोग बेकार, इस शहर में मत जाना जेब कट जाती है, उस शहर में एक्सीडेंट बहुत होता है, यहाँ ये क्या हुआ? ये हमने मन ने ही तो जाल बनाया बहुत सारा।
correct. चीजों को देखते हुए। तो ऐसे ही मन आपको पकड़ कर रखता है। अगर आप ध्यान में बैठे तो उसकी मृत्यु होती है। तो इसलिए अगर आपने 1 मिनट का भी डिसाइड किया है ध्यान में बैठने का, तो जरूर कीजिए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, वो आपको धीरे धीरे उसके इन्फ्लुएंस से खींच लेती है। सिर्फ इतना ही। सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि जो ट्रॉमा है वो सिर्फ आपके मेंटल, मैं कहती हूँ कहीं आपके माइंड में नहीं होता है, वो आपके शरीर में स्टोर होता है जी। जबकि ट्रॉमा तो हम लोग कहते हैं कि आपके माइंड में स्टोर होता है। शरीर में कैसे, मतलब हमारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी के पार्ट्स में भी स्टोर होते हैं ट्रॉमास? वो हमारी बॉडी के पार्ट में स्टोर होते हैं, और कहाँ स्टोर होंगे? माइंड में हमारे, जैसे मान लीजिए मुझे बचपन से किसी चीज़ का कोई ट्रॉमा, तो वो तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया ना। सबकॉन्शियस माइंड कहाँ है? माइंड में। कहाँ पे, किस जगह? एमिगडाला में, हिप्पोकैम्पस में, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, टेम्पोरल लोब में, हाइपोथैलेमस में, पिनियल ग्लैंड में, पिट्यूटरी, कहाँ है? अब ये तो आप मुझे बताएंगे ना। योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। 99% लोगों को ये नहीं पता। योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इसने स्टोर किया हुआ है कुछ चीजों को। आपके घर में, आपकी सोसाइटी में जाने के लिए कुछ स्टेयर्स हैं। लेट्स से कि 20 स्टेयरकेस आप चढ़ करके अपनी सोसाइटी में जाते हो, अपने घर में पहुंचते हो फॉर एग्जांपल। अब वो 20 स्टेयरकेस का एक साइज है, एक फुट की या 9 इंचेस या 6 इंचेस की वो एक स्टेयरकेस है। आपको उस घर में रहते हुए हो गए 10 साल। अब आप आंखें बंद करके भी वो सीढ़ियां चढ़ जाते हो या नहीं चढ़ जाते हो? क्या आप दिमाग का यूज करते हो? नहीं। कौन चढ़ रहा है? आपके पाँव। इन्होंने मेमोरी स्टोर की हुई है उसकी। हाँ। अगर एक दिन आप अपने घर से बाहर गए ये पॉडकास्ट करने के लिए, मेरे साथ यहाँ बैठे, पीछे से आपके घर की एक सीढ़ी को तोड़ करके 9 इंचेस से 6 इंचेस का कर दिया जाए, और पिछली वाली को 6 से 9 का कर दिया जाए, एक छोटी हो जाए और एक बड़ी हो जाए, आप आंखें खोल के चलोगे तब भी गिरोगे। हाँ। क्योंकि आपके पैरों के पास ये मेमोरी नहीं है जो चेंज हो गई। पैरों के पास मेमोरी नहीं है क्योंकि इन्होंने स्टोर किया हुआ था कैसे चलना है। आपको ब्रश करना आता है? हाँ। नहीं आता। आपने एक हाथ से मेमोराइज किया हुआ है, स्टोर। अगर आप दूसरे हाथ से करोगे चोट लगा लोगे मुंह में। ट्राई करके देखना घर जाके। हाँ बिल्कुल। आपने शूलेस बांधने आते हैं? हाँ। नहीं, आपने मेमोराइज किए हुए हैं। आप एक हाथ नीचे रखते हो, एक ऊपर रखते हो। आज कोशिश करके देखो, एक नीचे, जो ऊपर रखते हो ना उसको नीचे कर देना, और नीचे वाले को ऊपर, जूते का तस्मा बांध के दिखाओ। तो ये तो माइंड का खेल हो गया ना। नहीं, ये बॉडी ने स्टोर किया हुआ है। एक ATM का पिन होता है। हाँ। फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, आजकल वो मशीन आती है, POS कार्ड ऐसा रखते हैं और फिर अपना पिन नंबर डालते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखे होते हैं। अगर उनको शफल कर दिया जाए, आजकल स्क्रीन वाले भी आते हैं, आप कहते हो कहाँ गया भाई, क्या पिन था? मैं एक दिन अपने लैपटॉप पे बैठा काम कर रहा था, उसमें सॉफ्टवेयर होता है iMovie का, मैं कुछ वीडियोस में कट लगा रहा था। तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि अरे यार वो जो कट लगाता है वो क्या होता है, क्या कमांड होती है? मैं कहा मुझे नहीं पता। बोली नहीं, आप अभी तो थोड़ी देर पहले। मैं कहा मुझे नहीं पता। अच्छा लैपटॉप खोलो। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा हाँ कंट्रोल भी, सॉरी हाँ कंट्रोल भी, राइट। मेरे हाथ ने याद किया, वो मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। हाँ। मेमोरीज ने स्टोर की हुई है, सब कुछ बॉडी ने स्टोर किया हुआ है, और बॉडी का हर एक पार्ट आपके स्पेसिफिक इमोशंस को स्टोर करता है। आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपके अंदर ऐसा भाव है कि लोगों ने आपको दबाया, आप ट्रूथ नहीं बोल पाए, अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, आपका थायराइड इंबैलेंस होगा। यहां स्टोर होता है वो कंठकूप में। आवाज कहां से आ रही है? आप कभी भी अपने जिंदगी में अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाए ना, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में आप चले जाओगे, यहां चले जाओगे। मेरे को कितने ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते सर पीठ का दर्द है, कंधे का दर्द है, शोल्डर्स में पेन है, ये क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल है। कहाँ से आया सर? मैंने तो कभी ऐसा कोई वेट नहीं उठाया, मैंने तो ऐसा कुछ। जिस इंसान के जीवन में उसके परिवार की जिम्मेवारी आ जाएगी, बर्डन आ जाएगा, वो बर्डन कहाँ आता है? वो कंधों में स्टोर होता है। फियर कहाँ स्टोर होता है? किडनी में स्टोर होता है। एंगर कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है। ये क्यों यहाँ स्टोर होते हैं? अब आप, ये भी प्रश्न आपका आएगा कि ये अब एंगर लिवर को ही क्यों ढूंढ रहा है? बिल्कुल। फियर किडनी को ही क्यों ढूंढ रहा है? आवाज जो है इसको ही क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि ये जितने भी इमोशंस थे, इन सब इमोशंस का अपना एक चक्र है, एनर्जी सेंटर। और ये तो आप भी जानते होंगे, हम ग्राउंडेड और सेफ कब फील करते हैं? जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट। अगर मैं ग्राउंडेड और सेफ नहीं फील कर रहा हूं तो क्या इंबैलेंस हुआ? मूलाधार। मूलाधार के साथ लगता ग्लैंड कौन सा है? मेल में टेस्टीज, फीमेल में ओवरीज। आपको वो समस्या हो जाएगी। इसीलिए जो सेफ फील नहीं कर रहा, आजकल इतनी ज्यादा फीमेल्स में PCOD PCOS की समस्या क्यों है? ये
क्योंकि वो लोअर 3 चक्रास के जो इमोशंस हैं वो इम्बैलेंस हैं। आपके पास लव नहीं है, आपका क्या इम्बैलेंस होगा? आपका अनाहत चक्र, आपका हार्ट चक्र। और अगर हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है तो देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक स्टडी बताता हूं। एक हमारी बॉडी में एक व्हाइट ब्लड सेल है, इसको बोला जाता है टी लिम्फोसाइट। ये एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है। ये कौन रिलीज करता है? हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ये जो 7 चक्र है ना, इन 7 चक्रों के साथ 7 ग्लैंड्स भी हैं। 7 चक्र कहां है? प्राणमय कोश में। शरीर में क्या है? ग्लैंड्स। अन्नमय कोश में क्या है? ग्लैंड्स हैं। और प्राणमय कोश में चक्रास हैं। यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर पिनियल ग्लैंड, यहां पर थायराइड ग्लैंड, यहां पर थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड है यहां पे। और ये कहां पे है? दिल के पास, अनाहत के पास। अनाहत किसका केंद्र है? लव का। अगर आपकी जिंदगी से प्यार चला जाए, अगर आपकी जिंदगी में प्यार ना हो, आपका थाइमस ग्लैंड टी सेल्स रिलीज करने बंद कर देता है। फिर ब्लॉकेजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इस कैंसर को बॉडी में प्राइमरीली इम्यून रिस्पॉन्स जो ईट अप करता है, वो ईट अप करते हैं टी सेल्स। टी सेल्स में भी 4 प्रकार के मेमोरी सेल्स अलग होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स अलग होते हैं, CD4 प्लस टी सेल्स अलग होते हैं। ये टी सेल्स जो हैं, क्या आपकी और मेरी बॉडी में कैंसर नहीं है? है, हम सबकी बॉडी में है। रोज बन रहा है और रोज खत्म हो रहा है। ये बेसिकली डेड सेल्स हैं। रोज बन रहे हैं, रोज कौन खत्म कर रहा है? टी सेल्स। अब जिसको ये बीमारी हो गई, या हमने बोल दिया कि इसको ये डिजीज है, कि उसमें और हम में अलग क्या था? कि उसके टी सेल्स ने कैंसर ईट अप करना बंद कर दिया। टी सेल्स कहां से रिलीज हुए? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ने काम करना क्यों बंद किया? हार्ट चक्रा, क्योंकि लव नहीं है या गिव। राइट। इसीलिए लुइस है कि एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ, बहुत फेमस बुक है। उसमें वो लिखती है कि कैंसर उस इंसान को डेवलप हो रहा है जिसकी आत्मा तक रोई है। जीवन में प्यार बिल्कुल नहीं था, जीवन में रिवेंज आ गया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था और मैंने उसका बदला लेना है। तो बदले की भावना एक अंगारा है जो प्यार को निकल जाता है। तो उन्होंने सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया कि जिसके जीवन में ये इमोशंस आते हैं वो एक्सपीरियंस करता है कि लैक ऑफ लव। और लैक ऑफ लव क्या है? धीरे धीरे आप, क्योंकि हम तो रोज हमारे रिट्रीट्स में हम सैकड़ों ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां पे हमको पता, जो लोग बोलते हैं कि हाँ सर, पीठ में फाइनेंशियल दिक्कत हो लोअर बैक में पेन है, रिलेशनशिप्स की दिक्कत हो अपर बैक में पेन है, आपकी जिंदगी में आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस है। तो ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? बॉडी से। बॉडी क्यों स्टोर कर रही है? क्योंकि इस जगह के केमिकल ने रिलीज करना बंद कर दिया या ओवरफ्लो कर दिया। हाँ, ओवरफ्लो भी दिक्कत करता है। राइट। अब जैसे हमारे यहाँ किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। वो 2 केमिकल रिलीज करता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये दोनों स्ट्रेस केमिकल हैं। जब भी आप डरते हो तो डर आपको क्या करता है? आपके तनाव को सबसे ज्यादा डर बढ़ाता है। जब भी आप डरते हो, आपका एड्रेनलिन ग्लैंड कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करने लगता है। अब ये ठीक वैसे ही है कि आपने एक्सेलरेटर पे भी पैर रखा हुआ है और ब्रेक पे भी पैर रखा हुआ है। आप डर तो रहे हो, बॉडी तो फाइट एंड फ्लाइट में आ रही है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कर आप कुछ रहे नहीं। एक्सेलरेटर तो पूरा दबा रखा अंदर से, लेकिन ब्रेक भी दबाई हुई है, जाना कहीं नहीं, बैठे रहो, डर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। अंदर से तो केमिकल कह रहे हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बॉडी कह रही है भाई मेरे को बहुत डर लगे, मैंने नहीं करना। तो ये एड्रेनल ग्लैंड पे ये केमिकल्स जब रिलीज हो रहे हैं, गैस और ब्रेक दोनों एक साथ प्रेस हो रखे हैं, तो हो क्या रहा है? ये दोनों सारा फ्यूल आपका, सारी एनर्जी खाए जा रहे हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड किसके ऊपर है? किडनीज के ऊपर। डर से कौन सा इमोशन प्रभावित होता है? किडनी। आप देखोगे छोटे बच्चे को डराओगे, सबसे पहले उसका सूसू निकलेगा। बच्चा डरता है, रात को सोते हुए भी डरता है, बेड वेटिंग करता है। पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, 3rd डिग्री देती है, सबसे पहले वो उसका ब्लैडर लीक कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि डर, उसको डर दिया कि तेरे को आप ये निकालो डंडा, वो कहता है मैं बताता हूं और देखोगे वो। तो सर इन सब का सोल्यूशन क्या है? कैसे? इन सब का सोल्यूशन ये है कि इन इमोशंस के ऊपर हम काम करें। सबसे पहले तो जो इमोशंस हमारे पास सप्रेस्ड रखे रह गए, उन इमोशंस को हम रिलीज करें, क्योंकि हमारी बॉडी ने उनको स्टोर किया हुआ है। कैसे रिलीज करेंगे? उनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अन्नमय कोश से सबसे पहले उन इमोशंस को निकालेंगे, जिसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जो तंत्र ने दी हैं, जिनमें एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं रिदमिक रिलीज मेडिटेशन, जिसमें हम अपनी बॉडी को शेड करते हैं। कुछ एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, 7 चरण में ये प्रोसेस पूरा होता है, 1-1.25 घंटे में ये प्रोसेस पूरा होता है।
इसके बाद आप फिर जाते हैं अपने प्राणमय कोश में, फिर आप कुछ ब्रेथ वर्क करते हैं, क्योंकि जो अब आपने अपने शरीर से शेड किया है, अब वहां पर आपको अपने शरीर को रिलैक्स करने की जरूरत है। फिर ब्रेथ वर्क के बाद हम जाते हैं मनोमय कोश में, और फिर जो विचार हमारे पास उस कॉरस्पॉन्डिंग इमोशन से रिलेटेड रखे हुए थे, हम उनको बदलने का प्रयास करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग को बदलने का प्रयास करते हैं कि अच्छा 15 साल पहले इसने मुझे धोखा दिया था, अब मैं 15 साल से एक अग्नि में जल रहा हूं कि इसने 15 साल से मुझे धोखा दिया था। खासकर ये औरतों के अंदर बहुत होता है, ये सबके अंदर होता है जी, मर्द बताते नहीं है बस, इसीलिए तो 30-30 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है बेचारों को। औरतें शेयर कर लेती हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है। मैं मर्द जात को देखता हूं हमारे पास इवेंट में जो आते हैं ना, जब कैथारसिस का प्रोसेस होता है, लोग फाड़ करके बाहर निकाल रहे होते हैं, तो मर्द रोते हैं, 90% मर्द रो रहे होते हैं उस समय पर। और हमने बता मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द बन, सारे इमोशंस को अंदर दबा के बैठा है बेचारा, वो मर्द बनेगा वो क्या, और उसको टाइटल ये क्या लड़कियों की तरह रोता। अरे किसने कहा कि लड़कियां रोएंगी लड़के नहीं रोएंगे? कहां का डिस्क्रिमिनेशन है ये जेंडर का? क्यों बांध रहे हो समाज को एक पर्टिकुलर टैबू में? मर्द रोते हैं जी, इतना रोते हैं, स्टोर किया हुआ है उन्होंने, वो किसी से आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। और ये फीमेल्स के लिए ब्लेसिंग है, मैं आपको बताऊं कि वो शेयर कर लेती हैं, दिस इज अ ब्लेसिंग। आपने मतलब गलत नहीं समझें तो आपने पिछले 6-7 महीने में कुछ 2-4 लोगों का तो हार्ट अटैक का न्यूज जरूर सुना होगा। उनमें से फीमेल कितनी थी? एक भी नहीं। फीमेल्स नहीं होती, एक भी नहीं। अगर होगी भी 10 में से 1 होगी, वो एक्सप्रेस कर रही है। हम कहते हैं क्या औरतें रोती रहती हैं? अरे भाई भगवान का दिया हुआ नेमत है इनको, करेक्ट, पावर है ये आपके पास कि आप रो देते हो। वो जो रोना है ना, वो आपको पता है पुराने समय में लोगों के घर कोई कैजुअलिटी होती थी ना, तो स्पेशल फीमेल्स आती थी रुलाने के, लोगों को बोला था रुदाली। अच्छा, कल्चर था, एक मूवी भी बनी इस पे रुदाली नाम से। राजस्थान में तो आज भी ये कल्चर है, लेडीज आती थी छाती पीटने के लिए कि रो। अच्छा, इसलिए मातम में सब ऐसे, मैं हाँ देखा है, अब याद आ रहा है। अगर नहीं रोगे तो आप इन इमोशंस को स्टोर कर लोगे। हाँ, इसीलिए वो कल्चर था। हम उनको असभ्य समझते हैं, हम उनको अनपढ़ समझते हैं। ये क्या हो रहा है? दैट वाज द मोस्ट साइंटिफिक प्रैक्टिस जो उस समय पर हो सकती थी किसी की डेथ के टाइम पर। सो हमने इनको स्टोर किया हुआ है, और इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है कि पहले हम अन्नमय कोश से इसको शेड करते हैं, जिसके लिए कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ प्रक्रियाओं से हमको गुजरना पड़ता है, जो कि अगर आप मुझसे पूछोगे भी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1-1.25 घंटे का पूरा चरण है, जिसको लगभग मतलब हमको पूरा करने में 70 से 70 to 75 मिनट्स हमको लगते हैं। तो पहले तो शरीर से हम इसको शेड करेंगे जो हमारे शरीर में स्टोर्ड है। और हमारे इवेंट्स में लोग आते हैं, मैं अभी आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, आप देखकर हैरान हो गए ये हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या जा रहा है। और उसके बाद लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि अभी एक लेडी हमारे पास आई, निर्मला जी, मैं उनका अभी क्लिप आपको दिखाता हूँ। वो मेरे पास आई, उनको पैरालिसिस भी था, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बॉडी काम नहीं कर रही है, और लोग उनको चला के मतलब वो अपने पैरों पे, जब हमारे इवेंट में वो आई तो 2 लोग उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं। तीसरे दिन उस लेडी ने, जिनको पैरालिसिस मतलब क्या होता है पैरालिसिस की व्हील चेयर पे जो है आप, तीसरे दिन वो एक टांग पे खड़ी होकर तांडव कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक टांग, मैंने अभी ये ओवर होता है ना, मैं आपको उनकी क्लिप दिखाता हूं। मैंने उनके हस्बैंड को वहीं से वीडियो कॉल लगाया सेशन में से। मैंने कहा जी आपको आप एक चीज दिखानी है। बोले क्या? मैं आपकी वाइफ दिखाना चाहता हूं। मैंने उनको कॉल लगा के उनकी वाइफ, वो बोले, वो मतलब हैरान ही हो गए। और उस लेडी ने अब पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। ओह माय गॉड। था क्या? सिर्फ इमोशंस की मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, और कुछ रिलेशनशिप्स में सप्रेशन मिला था, वो सप्रेशन बॉडी में स्टोर हो गया और उसने पैरालिसिस दिया। अब वो आपने कुछ उस प्रोसेस में उनका सब रिलीज कर दिया। आपने वो प्रोसेस किया, शरीर से वो शेड किया, आपने प्राणमय कोश से अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस किया। उसके बाद आपने मनोमय कोश से वो जो पड़े हुए इमोशंस थे उनके मीनिंग को चेंज किया। क्योंकि 15 साल पहले अगर उसने मुझे धोखा दिया था, तो मैं अगर उससे पेन को पकड़ के चलूंगा तो मैं बीमारी पालूंगा। करेक्ट। अगर मैं उसके मीनिंग को बदल दूं और उससे मैं एक विजडम पकड़ के चलूं तो मैं हीलिंग की तरफ जाऊंगा। अब आप देखो कि आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपके साथ कभी जीवन में कुछ गलत हुआ होगा, आपको लगा होगा कि जीवन, क्योंकि ये हर एक के साथ होता है इसलिए बोल रहा हूं, आपको लगा होगा कि जीवन समाप्त, ये तो बिल्कुल ऐसा खराब चीज हो गई, लेकिन आज आपको लगता होगा कि ये सही हुआ था। बिल्कुल लगता है नहीं लगता? बिल्कुल। तो अगर आप आज उसको पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप
डिप्रेस्ड रहोगे, आप सैड रहोगे। लेकिन अगर आप विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। मेरे तो अभी भी निकलते हैं वो शब्द। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने वहां से कुछ लर्निंग ली। राइट, करेक्ट। हर एक इंसिडेंस में इमोशन भी है, पेन भी है और विजडम भी है। गेटिंग दिस थिंग? बिल्कुल। आपने क्या पकड़ रखा है? हमने उसमें से ज्यादातर पेन्स को पकड़ा हुआ है। मैंने लर्निंग। हाँ, आपने जैसे लर्निंग पकड़ी हुई है, लेकिन वो ज्यादातर जो लोग बीमार हैं उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? पेन को तो हमने क्या करना है? क्या मैं कोई जादूगर हूं उनकी मेमोरी को इरेज कर दूंगा कि एब्रा गडैब्रा गिली गिली छू? नहीं, मेमोरी वहीं रहेगी। मैं तो उसके मीनिंग को बदलूंगा कि अब उसमें विजडम को ढूंढने की कोशिश करो। मतलब ये इतना पॉसिबल है कि 15 साल के जो थॉट को लेके आप घूम रहे हो, उस पेन को लेके, वो 3 दिन में रिलीज हो सकता है? हो सकता है वो आधे घंटे में रिलीज हो जाए और हो सकता है वो 15 दिन में भी रिलीज ना हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका वो कितना गहरे तक बैठा हुआ है और आप कितनी इंटेंसिटी से वो प्रैक्टिसेस करते हो। आपका बिलीव क्या है उस प्रैक्टिस को करने का? कई लोग मेरे पास आते हैं, हमारी टीम के पास फोन आता है कि जी मेरे को ऐसा ऐसा करके कुछ बीमारी, कुछ चैलेंज है, क्या आप ठीक कर दोगे? हम नहीं सर, हम नहीं करते। और कई लोगों का फोन आता है कि सर मुझे लगता है कि मैं आपके इवेंट में आ जाऊंगा तो मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा। मैं कहा हाँ, आपका स्वागत है। क्योंकि आपका बिलीफ है। राइट। अदरवाइज अगर आप बिलीफ के साथ नहीं आओगे ना तो आप टेस्टिंग के अच्छा देखते हैं, इससे क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, अच्छा आप नहीं कराओगे, 1 घंटा ध्यान में, अच्छा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कौन करवा रहा है और क्या प्रोसेस। तो आप बिलीफ के साथ जब आते हो तो आप सरेंडर करते हो। आप कहते हो जी करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मैंने तो बस करना है। तो वो जो बिलीफ के साथ आता है ना, वो उस प्रोसेस में डाउट नहीं करता, सरेंडर करता है। कहता है जो करवा रहे हो, 1 घंटे बाद मैं कहां का लोग कूदते हैं, नाचते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन उनको विश्वास होता है कि जो ये प्रक्रिया है ये मैं सरेंडर करता हूँ, ये मुझे हील करेगी। कुछ कहते हैं मैं टेस्ट करता हूँ, फिर वो 15 मिनट के बाद जब वो हम नाभि पे चोट करते हैं, नाभि पे चोट, उनको लगता है कि यार कोई और भी कर रहा है क्या, मैं भी, उनका वो भंग हो गया। तो ये जो स्टोर्ड इमोशंस हैं, इनको एक प्रॉपर तरीके से निकालना है और फिर हमको उसके जो इमोशन स्टोर्ड था उसके मीनिंग को बदलना है। सिर्फ इतनी प्रक्रिया है। इंसान अपने जीवन के किसी भी चीज़ को हील कर सकता है, ठीक कर सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ के वुंड्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के वुंड हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, सब बैलेंस होने लगता है, सब कुछ। सब इन सब चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है क्या? स्पिरिचुअल के साथ अगर मैं इसका अपनी भाषा में शब्द बताऊं तो वो है अध्यात्म। अध्यात्म का अगर संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द निकल के आते हैं, अधि प्लस आत्मन। आत्मन मीन्स द ट्रू सेल्फ, अधि मीन्स विच इज हायर। अध्यात्म का मतलब एक ऐसा सेल्फ जो मेरे पास, जो मैं हूं, जो विच इज हायर देन दिस बॉडी। ओके। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या हुआ कि मैं उस उच्च कोटि की चेतना के साथ कनेक्ट कर जाऊं। तो अगर आप इसको इस तरीके से समझें तो हां, आपको चेतना के साथ कनेक्ट करना ही होगा, नहीं तो आप मन और बुद्धि और अहंकार के जाल में हमेशा ही फंसे रहेंगे, वो लूप में रहेंगे ना। फिर स्पिरिचुअल होने का मतलब, रिलीजियस होना कुछ और है कि आप कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो। स्पिरिचुअल होने का असल मतलब ये है कि आप अपने उस हायर सेल्फ को जानने के प्रोसेस में आगे बढ़ पाओ, कि नो दाई सेल्फ, कि मैं कौन हूं। मेरे को मुझे बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल लगता है। एक छोटा सा बच्चा था, बच्चे का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र को किसी ने बोला कि तुम्हारे कोई गुरु हो सकते हैं तो श्री रामकृष्ण परमहंस ही हो सकते हैं। अच्छा। तो वो रामकृष्ण परमहंस मतलब परमहंस उनके दरवाजे पर जाता है। छोटा सा नाम बच्चे का नरेंद्र है। दरवाजा खटखटाता है, अंदर से श्री रामकृष्ण परमहंस जी की आवाज आती है कि कौन है। वो बच्चा कहता है यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। उस बच्चे का नाम, जिसका नाम नरेंद्र था, उनको हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कहते हैं यही तो जानने आया हूं कौन हूं, पता नहीं है। लोग हमारे पास नो दाई सेल्फ में आते हैं, मैं उनसे सब, एक ना हमारा पहले दिन एक सेशन होता है, आप कभी आए तो आप उससे बड़ा रेजोनेट कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन सेशन होता है सबसे पहले, कि सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि अब आपको ना 4 चीजें छोड़ के अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना, कि आप कौन हैं। एक तो आपको अपना नाम नहीं बताना, आपको अपना प्रोफेशन नहीं बताना, आपको अपना जेंडर नहीं बताना, और आप कहां से आए हो आपको ये नहीं बताना। बताओ आप कौन हो।
हाँ, क्या सोचेगा बंदा, सोचता ही रहेगा, क्या बताऊँ। यहाँ से शुरुआत होती है अपने आप को जानने की। तो क्या क्या बोलते हैं लोग? सब लोग शांत होते हैं जैसे आप शांत थे अभी। मैं तो आपके जवाब का वेट कर रही थी। इसका जवाब है ही नहीं, इसका जवाब लोगों के मुंह से नहीं आ सकता, इसका जवाब अंदर से आता है। अगर मैं ये नाम होता, ये तो मुझे यहाँ पर मिला। अगर मैं यंग जवान होता तो ये तो और 4 साल 10 साल रहूँगा, उसके बाद नहीं रहूँगा। अगर मैं बच्चा होता तो वो तो शरीर चला गया। क्या चीज़ है जो इस सबको एक्सपीरियंस कर पा रही है? वो एक्सपीरियंस करने वाली है चेतना। और वो चेतना सब देख रही है, आपके विचारों को भी देख, बस वो इंटरफेयर नहीं कर रही क्योंकि आप उससे कनेक्टेड नहीं है। वो आप उससे कनेक्टेड होते हैं, फिर वो जो है आप चेतना से ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपके विचारों को भी देख रही है, वो आपकी बातों को भी देख रही है, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह। लेकिन आप उस ऑब्जर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके बाद हम एंडिंग नोट पे जाते हैं। इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जैसे आप बोलिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, इसके स्पेलिंग बोल के बताइए। HAPPINESS। ये किसने बोला? आपके होंठों ने, आपके मुंह ने? किसने सुना? आपके, मेरे, इन सबके कानों ने। अंदर ही अंदर आंखें बंद कीजिए और हैप्पीनेस बोलिए। हैप्पीनेस नहीं, अंदर ही अंदर बोलना है, मुंह से नहीं बोलना। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हैप्पीनेस बोलिए और हैप्पीनेस बोलने के बाद उसके स्पेलिंग भी बोलिए। अब अंदर ही अंदर स्माइल बोलिए और उसके स्पेलिंग भी बोलिए। और अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए और अब मुझे बताओ आंचल कि क्या आपने हैप्पीनेस बोला अंदर? हाँ। उसका एक एक स्पेलिंग बोला? हाँ। क्या आपने स्माइल बोला? हाँ। उसका एक एक स्पेल आपने बोला? हाँ। जब आपके मुंह वहां पे नहीं था तो कौन बोल रहा था? चेतना। जब आपके कान वहां पे नहीं थे तो सुन भी कोई, किसी ने सुना भी है जब आपने बोला है? सुना है कि नहीं सुना? तभी तो वो एक्सप्रेशन आया फेस पे। किसने सुना? चेतना। वाओ, दिस इज द प्योर कॉन्शियस जो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। आपने मुंह का सोचो, आपने अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया लेकिन फिर भी आपने कुछ बोला और फिर भी आपने कुछ सुना। तो अगर मैं इसकी जगह मैं किसी पेन को याद करूं, किसी रिवेंज को याद करूं, किसी उसको, तो भी मेरी चेतना ही काम कर रही है, तो भी मेरी चेतना आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। उस आपकी चेतना उस समय पेन को याद नहीं कर रही है, वो उसको एक्सपीरियंस कर रही है। याद करती, याद आपको लग रहा है कि आप याद कर रहे हो लेकिन उसको ऐसे लग रहा है कि मैं इसी में ही जी रही हूं। अच्छा, इस सिचुएशन में मैं जी रही हूं। उसको पास्ट, फ्यूचर, हुआ नहीं हुआ, कल होगा, आज होगा, इमेजिनेशन है, रियलिटी है, उसको इसमें फर्क नहीं पता। जैसे मैंने स्माइल बोला तो मैंने स्माइल किया और मतलब मैं प्रेजेंट में रह करके उसको फील किया ना, फील किया। और ऐसी जैसे मैं किसी पेन को याद करूंगी तो मैं उस इमोशन में चली गई। आप उसमें जी रहे हो। हाँ, जी रहे हो, राइट। तो मेरे आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, राइट। तो अगर मैंने किसी पेनफुल मेमोरी को यहाँ पे रखा हुआ है तो वो उसमें जी रहा है, इसलिए तो बीमारी पैदा करता है वो थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हम लोग हर टाइम उसी में ही, उसी स्टेट में ही, मुंह से भी ना बोले लेकिन माइंड से भी, तब भी हम लोग उसी स्टेट में है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक इंसान को ये अपनी बॉडी से ये जितने भी, कई इमोशंस तो हमें पता भी नहीं होते, राइट। कई इमोशंस तो हमारे पास्ट के लाइफ से हमारे पास एसोसिएटेड होते हैं। आप देखोगे एक ही घर में 2 बच्चे हैं, हाँ। माँ बाप भी सेम है, मतलब कंफर्म टेस्ट कराओ तो डीएनए भी सेम निकलेगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा इमोशनल है और एक बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। वो कह रहा है भाई ये तो, दूसरा कह रहा है भाई यार चींटी ने काट लिया। मतलब छोटी सी बात पे भी ये जब पेरेंट सेम थे, जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम था, डीएनए सेम था, तो ये अलग अलग, परवरिश भी सेम थी। वो कुछ और भाव लेके आ रहा है, वो कुछ और भाव लेके आ रहा है, दोनों में डिफरेंस था, इसलिए ये बदलाव आया। इसलिए एक घर में 4 प्राणी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसीलिए विभीषण और रावण दोनों भाई भी हो सकते हैं कि घर में पैदा हुए। तो कहने का अर्थ ये है कि वो कई चीजें हम पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश से जब तक हम वो चीजें शेड नहीं करते। इनफैक्ट एक लेडी आई हमारे पास यूएसए से, नो दाई सेल्फ में, वो हम एक प्रोसेस बोलते हैं आंचल, कैथारसिस करो। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके अंदर, जब हम एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, फिर हम बोलते हैं आपके अंदर से जो भी कुछ आ रहा है लिखो। तो लोग ऐसा बोलते हैं उस प्रोसेस के बाद कि सर कौन लिख रहा था हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ निकल रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं कभी। मतलब तो एक लेडी आई, वो बोली जी मेरा तो जीवन बड़ा सेट है, मैं तो यूएस और ये और पैसे और वो, भगवान ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, कोई ये नहीं। तो हम वो कथा, प्रशांत भी साथ है, हम वो कैथारसिस की प्रक्रिया से पहले ना ऐसे नोट पैड सबको दे देते हैं कि आपने ये इसके बाद ले। वो बोली मुझे नहीं, मेरा तो सब, मेरा तो कुछ भी नहीं है जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा। वो प्रोसेस पूरा हुआ
वो 1 नोटपैड, 2 नोटपैड, वो बोली कि मुझे नहीं पता ये कौन लिख रहा है, लेकिन मेरे अंदर इतना कुछ हमें पता ही नहीं है, कितना कुछ हम मतलब हमने कैरी किया है और फिर उसके बाद हम उसको सप्रेस करते चले गए हैं। हम लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाते चले गए हैं कि मैं तो ठीक हूं, मेरी जीवन में ये ठीक, लेकिन मुझे नहीं पता कि बचपन में मेरे साथ कुछ गलत हुआ था जो एक वुंड बन के, इमोशनल स्टेट बन के मेरी बॉडी के किसी ऑर्गन में स्टोर्ड है। राइट। तो इसलिए अगर हम ये छोटा सा प्रोसेस अगर हम सब करें, और अगर कोई नहीं कर पाता, अगर कोई नहीं मान लो रिट्रीट्स में नहीं आ पाता या कुछ नहीं कर पाता, तो सिंपल एक प्रक्रिया उसको ये करनी चाहिए कि उसको डेली उसको अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका जो है वो हमारे उसी प्रोसेस में जो हम शेड करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सर थोड़ा सा बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम में हम ऐसा करके सांसों को एक्सहेल करने पे फोकस करते हैं, ऐसे इनहेल नहीं करना होता, एक्सहेल करना होता है। तो उस प्राणायाम के थ्रू बेसिकली हमारा जो प्राणमय कोश है, जब ये प्राणों का प्रवाह बड़ा तीव्र होता है तो ये हमारे मनोमय कोश से व्याधियों को खत्म करने का काम भी करता है, जिसको हम जानते नहीं है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जरूर कीजिए। उसके बाद गहरी सांसों पर ध्यान लगाइए, अपनी सांसों को अवेयर होकर देखिए। कम से कम 23,000 में से 23 देख लोगे तो भी जीवन सफल होने लगेगा। और उसके बाद जो है आप कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रक्रिया के बाद आपके पास किसी प्रकार का विचार आता है तो नोटपैड लो, पेन लो, पेंसिल लिखो, उसको लिखना शुरू कर दो। जैसे जिसको हम जर्नलिंग बोलते हैं आज की भाषा में, आप उसको लिखना शुरू कर दो। और लिखने के बाद अगर एक प्रक्रिया और कर सको तो, हम तो बड़े लार्ज स्केल पे इसको करते हैं, लेकिन अगर आप कर सको तो जला दो उसको। आप ये देखो कि जो इमोशंस आपने उस कागज पे उतारे हैं उनको आपने स्वाहा कर दिया। आपको नहीं पता, लेकिन आपके माइंड को ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास इस अग्नि से रिलेटेड एक ही फीलिंग है कि इसमें जो भी जाता है वो भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। उसके पास ये फीलिंग है। तो जब आपने इसको जलाया, कॉन्शियसली तो आपको नहीं पता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस को लग रहा है कि ये चल, और ये देख भी रहे ना उसको। 2-3 बार आपने प्रक्रिया की, प्रोसेस की, आप देखोगे बहुत रिलैक्स्ड, बहुत लाइट, बहुत शांत, बहुत काम आपको महसूस होने लगेगा। बहुत अच्छी टेक्निक बताई आपने। अच्छा सर, मैं अगर एक आपसे पूछा, आप कोई मतलब सारी चीज़ें छोड़ सकते हो लेकिन ये रिचुअल मैं कभी नहीं छोड़ सकता, वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर में मेडिटेट करना मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। कभी ऐसा होता है मेरे पास कम समय बचता है, हालांकि मेरे पूरे दिन में 2 घंटे ऐसे होते हैं जो मेरे ही हैं। सुबह में मेरे मतलब मेरे ही। मैंने एक किसी एक्टर को सुना था, किसी ने कहा जी आप 2 घंटे जिम में लगाते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर दिन में कितने घंटे होते हैं, उन्होंने कहा 24। उन्होंने कहा अगर 26 मिल गए होते तो मैं क्या कर लेता, करेक्ट। अगर 22 मिले होते तो मैं क्या करता। तो मैं तो यही सोचता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे 22 घंटे दिए हैं, इसी में ही सारा काम निपटाना है, 2 अलग से निकाल लेता हूं जो मैं अपने आप को देता हूं। तो ऐसे में 2 घंटे अपने लिए निकालता हूं। उस 2 घंटे में पूरा कभी ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग या कभी इवेंट्स बहुत बैक टू बैक होते हैं, और इवेंट ऐसा होता है कि सुबह शुरू होता है रिट्रीट जो हमारी 6 डेज वाली होती है, वो रात को इस बार तो 2-2, 3-3 बज गए, 2:30-3 बज गए रिट्रीट करते हुए, और लोगों का भी जाने का मन नहीं करता। वो हवन करेंगे, भजन करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे सारी रात गद्दे बिछा के हम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो समय जो है, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है और तो नहीं निकल पाता, तो भी मैं आधा घंटा ज़रूर निकालता हूँ कि मैं मेडिटेट कर पाऊँ, मैं उस ध्यान में बैठ पाऊँ, अपनी सांसों को देख पाऊँ। क्योंकि जब मैं उस शून्यता में जाता हूँ ना, तो जीवन में बहुत सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में सीखने से डाउनलोड नहीं होती है, सीखना बुद्धि के स्तर पर है, लेकिन जब आप चेतना के साथ कनेक्ट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कॉस्मोस से डाउनलोड होती है आपके पास। जिसको हम इंट्यूशन बोला, इंट्यूशन क्या है बेसिकली? इंट्यूशन है कि जो आपके जीवन में चाहिए उसका ऊपर वाला जवाब दे रहा है आपको। जैसे हम बोलते हैं प्रेयर का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो वो सुन रहा है। इंट्यूशन का मतलब क्या है कि अब वो बोल रहा है आप सुन। वो कब आती है? जब आप शांत होते हो। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो आधा घंटा भी अगर मैं उस शांति के माहौल में, उस प्रक्रिया में अगर मैं बैठ जाता हूं, तो ऐसा एनर्जी ऐसी अपलिफ्ट होती है, इतना ज़्यादा, मतलब मेरे सारी टीम जानती है वहाँ पर कई बार तो ऐसा होता है सोने के लिए 2-3 घंटे का ही समय मिलता है। उसके बाद फिर से आपको स्टेज पर जाना है, फिर से परफॉर्म करना है, रात तक काम चले। उसके बाद भी बॉडी ऐसा फील नहीं करती है कि नींद नहीं आ रही है, मतलब वो रिचार्ज जैसा माहौल बॉडी को मिल जाता है, और इतनी शांति, इतना सुकून। तो मुझे लगता है कि मैं अगर कोई एक भी प्रक्रिया मेरे पास हो और मैं किसी को वो देना चाहूँ तो यही बोलूँगा कि आंखें बंद करके ध्यान में बैठने का प्रोसेस शुरू कीजिए। और अगर ये शुरुआत करने में आपको कठिनाई हो तो एक टिप मैं सबको देना चाहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो,
एक ऑब्जेक्ट, चाहे ये एसी का रिमोट है, चाहे ये पानी की बॉटल है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं। आप देखो दिमाग ऐसा रिलैक्स होता है और लोग बोलेंगे कि ये हमने आज से पहले ऐसा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। क्या करना है, मैंने एक सांस लेनी है, इनहेल और एक्सहेल, और एक ऑब्जेक्ट को देखना है। मैं अगर ये पेन के साथ करूं? पेन के साथ नहीं, आपको 25 ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं एक ऑब्जेक्ट अच्छा। की एट अ टाइम फोकस करने की बात ठीक कर रहा है। हूं। दूसरी सांस पर मैं अपना ध्यान इधर ले जाऊंगा, मैं इसको देखूंगा और मैं इनहेल करूंगा, एक्सहेल करूंगा। तीसरी सांस मैं इस पे ले जाऊंगा, चौथी मैं इस पे ले जाऊंगा, पांचवी मैं आपके माइक पर ले जाऊंगा, छठी मैं इस पर ले जाऊंगा। तो अभी आप करो, एक सांस इस पेन को देखो, दूसरी सांस इसको देखो, तीसरी इसको देखो, एक करके देखो। हाँ, हाँ। गहरी लंबी सांस लेते हैं, ठीक है। और ऐसा हम सब करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को एक सांस में लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल में। ठीक है जी। मैं दावे से कहता हूं आपका बात करने का भी मन नहीं कर रहा होगा। क्या आपने कभी ऐसा ध्यान अनुभव किया सिर्फ 4 सांसों में? दिस इज प्योर मैजिक, प्योर मैजिक। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको अगर मैं समझाऊंगा, क्योंकि हम चेतना अपने ध्यान को शिफ्ट करते हैं एक से दूसरी जगह, सांसों पर भी ध्यान देते हैं, सांसों के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, इनहेल और एक्सहेल। तो हमारा ध्यान इतना ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, इतना ज़्यादा केंद्रित, कि लोग 1-1.5 मिनट के ध्यान के बाद, ये जो प्रक्रिया जब हम करते हैं उसके बाद हम आंखें बंद करवाते हैं, लोग बोलते हैं आंखें बंद करते ही कनेक्टिविटी हो गई थी। मतलब ध्यान से पहले हम बोलते हैं ऐसे फोकस करो और ऐसा देखो, एक तरह से माइंड को प्रिपेयर कर देते हैं उस डिवाइन से कनेक्ट करने के क्योंकि लिए। ज़्यादातर लोगों के साथ तो चैलेंज यही है ना कि आंखें बंद करते ही विचार शांति नहीं हुए हैं, तो हम पहले उनको शांत करते एक तरह हैं, से वार्म अप करते हैं, और प्रिपेयर करके फिर हम सिस्टम को रीबूट करके फिर हम बैठते हैं ध्यान में। तो ध्यान ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो ये एक बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है, मैंने इसलिए बताया कि अगर Wonderful. कोई सुनने वाला अगर इसको एक्सपीरियंस करेगा तो वो वाकई, जो मेडिटेट नहीं कर पाते उनके लिए, या ध्यान में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते, वो इस प्रोसेस को करें और फिर ध्यान में बैठे, देखो कैसा आनंद आता है। सब बहुत अमेजिंग टिप्स थी, और आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे पॉडकास्ट के हम लोग एंड तक ये चाहेंगे कि लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, और वो एक्चुअल में सिर्फ लाइफ जीने के लिए ना जिए, अलाइन होने के लिए जिए, और वो आपसे एक मिला। और मैंने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करूँगी हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनुराग ऋषि सर की गारंटी मेरी है लाने की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे लगता है कि ये जितना खूबसूरत काम आप कर रही हैं, अगर ये जो चीज़ें लोगों के पास आप पहुंचा रही हैं, अगर किसी एक इंसान के जीवन में भी ये चेतना, ये बदलाव आ जाए, तो शायद ये पॉडकास्ट करना सफल हो जाए। उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि आप इस पॉडकास्ट के आपने नोट्स भी लिए होंगे और इनको अपने जीवन में प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।